तो हमारे पास पॉइंट नंबर हमारे पास है 92, वो सॉरी 142। 142 पॉइंट नंबर है हमारे पास। इसमें आपके पास आ रहा है कि प्रोटीन यूरिया इज़ ड्यू टू ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज। ठीक है, तो हमने कल पढ़ा था कि हमारे पास पहले एफरेंट आर्टरीओल्स आते हैं, फिर हमारे पास ग्लोमेरुलस आता है और उसके बाद हमारे पास इफरेंट आर्टरीओल्स आते हैं। ठीक है, अब ये जो आपके पास ग्लोमेरुलस होता है ना, यहाँ पे सारी आपके पास फिल्ट्रेशन हो रही होती है। ठीक है, तो नॉर्मली जो सी प्रोटीन्स है ना वो फ़िल्टर आउट नहीं हो रही होती। ठीक है, फ़िल्टर आउट क्यों नहीं हो रही होती? क्योंकि आपके पास जो प्रोटीन्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं और जो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन है ना वो भी आपके पास दोनों नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये आपस में रिपेल करता है। और साथ में जो प्रोटीन्स होती है ना उनका साइज़ भी बहुत बड़ा होता है, तो इस वजह से वो फिल्ट्रेशन बैरियर क्रॉस नहीं कर पाती। लेकिन ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस अगर आपके पास ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए तो फिर आपके पास प्रोटीन यूरिया होगा, यानी कि प्रोटीन फिर यूरिन के अंदर अपीयर होना शुरू हो जाएगा। फिर अगला पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि द कैपिलरी प्रेशर इन रीनल ग्लोमेरुलस इज इंक्रीज्ड एज कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस। ठीक है, तो जाहिर है अगर आपके पास कार्डियक आउटपुट जौन सा है वो इंक्रीज कर रहा है, हार्ट जौन सा है वो बहुत ज़ोर से ब्लड पंप कर रहा है बाहर की तरफ, तो आपके पास जो रीनल ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस पे भी ब्लड ज़्यादा पहुंचेगा, और जब ग्लोमेरुलस में ब्लड ज़्यादा पहुंचेगा और ज़्यादा प्रेशर से पहुंचेगा तो फिर आपके पास जो कैपिलरी प्रेशर है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, या जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जिस स्पीड से वो फिल्टर हो रहा है वो भी आपके पास फिर इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर अगला पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि प्रोटीन्स कैन नॉट क्रॉस द बेसमेंट मेम्ब्रेन या ड्यू टू विच करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटीन। तो अभी मैंने बताया था आपको कि आपके पास जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो भी नेगेटिवली चार्ज होती हैं और प्रोटीन्स भी नेगेटिवली चार्ज होती हैं, तो आपस में रिपेल करती हैं, इस वजह से वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं कर सकती। एल्ब्यूमिन डज नॉट गेट फ्रीली फिल्टर्ड इनटू द ग्लोमेरुलर ड्यू टू बेसमेंट वो नेगेटिव चार्ज ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, फिर आपके पास आ रहा है एल्ब्यूमिन नॉट फिल्टर्ड फ्रॉम बेसमेंट मेम्ब्रेन ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। फिर अगला पॉइंट हमारे पास आ जाता है अ पेशेंट हैज़ रीनल प्रॉब्लम विद प्रोटीन्स इन यूरिन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म नॉर्मली प्रिवेंट्स दीज प्रोटीन्स टू कम आउट इन द यूरिन। तो आपके पास वो आता है नेगेटिव चार्ज ऑफ मेम्ब्रेन पोर्स। ठीक है, वही वाली बात आ गई। अब उसने बता रहा है कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसका नेगेटिव चार्ज होता क्यों है। तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना वो आपके पास हेपरिन सल्फेट से बनी होती है, इसमें ग्रेटर देन प्रोटियोग्लाइकन्स इज ग्रेटर देन लैमिनिन। ये तीन मॉलिक्यूल से आपके पास जौन सी है ना, जी डॉक्टर रिदा क्लास शुरू हो गई है, हम जौन सा है ना 142 पॉइंट नंबर पे हैं, इसमें हम पढ़ रहे थे कि जो नेगेटिव चार्ज है ना बेसमेंट मेम्ब्रेन का वो आपके पास होता है ड्यू टू हेपरिन सल्फेट। ठीक है, तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो नेगेटिवली चार्ज क्यों होती है? हेपरिन सल्फेट की वजह से होती है, ग्रेटर देन प्रोटियोग्लाइकन्स इज ग्रेटर देन लैमिनिन। फिर अगला पॉइंट आ जाता है पेशेंट्स विद रीनल आर्टरी स्टेनोसिस may present with very high blood pressure due to increased renin secretion. Which of the following structures is kidney is responsible for sensing inadequate perfusion and secreting renin? तो आपके पास जक्शा ग्लोमेरुलस सेल्स होते हैं। डॉक्टर साहब पेज नंबर हमारे पास 96 है रफ्यूला 12th एडिशन का। ठीक है, पेज नंबर 96 है रफ्यूला 12th एडिशन का। इसमें हम पॉइंट नंबर पढ़ रहे हैं कि patient with renal artery stenosis may present with very high blood pressure due to increased renin secretion. Which of the following structures in the kidney is responsible for inadequate perfusion and secreting renin? तो आपके पास वो जेजी सेल्स होते हैं। ठीक है, तो हमने कल पढ़ा था कि जो जेजी सेल्स होते हैं वो आपके पास एफरेंट आर्टरीओल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। एफरेंट आर्टरीओल्स के ऊपर ना ये डिटेक्ट करेंगे कि आपके पास जो ब्लड आ रहा है वो कितने प्रेशर से आ रहा है। ठीक है, तो अगर वो जो ब्लड का प्रेशर है वो कम होता है तो वो फिर रेनिन को सिक्रीट करते हैं। रेनिन सिक्रीशन से क्या होगा, आपके पास जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो जाएगा और उसकी एक्टिवेशन से हमारे पास ब्लड प्रेशर दोबारा से ज़्यादा हो जाएगा। ये सारा मैकेनिज्म मैंने आप लोगों को कल बताया था। फिर रिगार्डिंग हिस्टोलॉजी ऑफ नॉर्मल किडनी आपके पास क्या होता है, पोडोसाइट्स होते हैं ऑन विसरल लेयर ऑफ बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, आप लोग अगर ग्रुप देखो तो ग्रुप में मैंने ना कुछ पिक्चर्स भेजी हुई हैं। ठीक है, तो ग्रुप में आप ये देख सकते हो
कि आपके पास जौन सा है ना ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस आपके पास टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती हैं विच आर इनसाइड द बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। अब बोमेंस कैप्सूल की ना आपके पास दो लेयर्स आ जाती हैं। जो अंदर वाली लेयर होती है उसे हम कहते हैं विसरल लेयर, जो बाहर वाली लेयर होती है ना उसे हम कहते हैं पेराइटल लेयर, ठीक है। तो अंदर आपके पास ग्लोमेरुलस आ गया, ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, उसके बाहर आपके पास बोमेंस कैप्सूल आ जाता है। बोमेंस कैप्सूल की दो लेयर्स होती है, अंदर वाली इज कॉल्ड द विसरल लेयर, बाहर वाली इज कॉल्ड द पेराइटल लेयर, ठीक है। अब जो विसरल लेयर होती है ना वो आपके पास पोडोसाइट्स से बनी होती है, ठीक है। पोडोसाइट्स आपके पास एक्सटेंशंस होती हैं ऑफ सेल प्रोसेसेस। अब यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रही होती है असल में, ठीक है ना। अब जो ग्लोमेरुलस है ना वहाँ से आपके पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के थ्रू जो फ्लूइड है वो निकलेगा, वो निकल के आपके पास कहाँ पे जाएगा, बोमेंस कैप्सूल में जाएगा। और बोमेंस कैप्सूल से आपके पास वो फिर जो नेफ्रॉन होता है नेफ्रॉन के अंदर एंटर हो जाएगा, नेफ्रॉन के फिर वो वेरियस पार्ट से गुजरेगा और एट दी एंड वो यूरिन के अंदर सिक्रीट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास एक चीज़ आ जाती है जिसे हम कहते हैं फिल्ट्रेशन बैरियर। ये बीच में ये जो फिल्ट्रेशन बैरियर है ना ये आपके पास कहाँ से कहाँ किन चीज़ों के दरमियान में बना होता है। एक साइड पे आपके पास ना आ जाती हैं जो ग्लोमेरुलस की ब्लड वेसल्स होती हैं जो कैपिलरी एपिथेलियम होती है, ठीक है। सबसे पहले वो आ जाता है आपके पास, फिर बीच में आपके पास क्या आ जाता है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन आ जाती है, ठीक है। और बेसमेंट मेम्ब्रेन के दूसरी साइड पे आपके पास क्या आ जाता है, पोडोसाइट्स आ जाते हैं। और पोडोसाइट्स जो से होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, विसरल लेयर में। तो ये तीन चीज़ें मिला के ना आपके पास फिल्ट्रेशन बैरियर बना रही होती हैं, ठीक है। इसमें से किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो, आप लोग टाइप कर सकते हो अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो फिल्ट्रेशन बैरियर के हवाले से, या फिर आपके पास ये जो पोडोसाइट्स है इनके हवाले से किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग टाइप कर सकते हो, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है रीनल ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर। जो आपके पास रीनल ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर है डिक्रीजेस बाय 10% एंड बीपी डिक्रीजेस बाय 10%। तो जो आपके पास ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर है, अगर आपके पास देखो कि जो ब्लड प्रेशर है वो ही आपके पास जो एफरेंट आर्टरियोल्स में आ रहे हैं, एफरेंट आर्टरियोल से उसी तरह उसने आपके पास ग्लोमेरुलस में चले जाना है और ग्लोमेरुलस से वो एफरेंट आर्टरियोल्स में चला जाएगा। तो लेट्स सपोज अगर आपके पास बीपी कम हो गया बाय 10%, तो जब आपके पास बीपी कम हो जाएगा तो कम खून जॉनसन है वो एफरेंट आर्टरियोल्स में जाएगा और कम खून सब्सिट्यूएंटली आपके पास ग्लोमेरुलस में जाएगा, जिससे आपके जो जीएफआर है वो भी आपके पास फिर कम हो जाएगा, ठीक है। A young patient with decreased urine output, BP 160 by 120 and creatinine 8. Defect is in juxtaglomerular cells. तो अब उसने अगला पॉइंट ये बताया हुआ है कि पेशेंट है विद डिक्रीज यूरिन आउटपुट, बीपी जौन सा है ना आपके पास 160 by 120 है, ठीक है, क्रिएटिनिन 8 है। तो इसका क्या मतलब है कि जो जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स हैं वो आपके पास डिफेक्टिव है या वो हाइपर एक्टिव हुए हुए हैं, ठीक है। जब जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स आपके पास डिफेक्टिव या हाइपर एक्टिव होंगे तो वो रेनिन की सिक्रीशन को ज़्यादा करेंगे, और अगर कंसिस्टेंटली रेनिन की सिक्रीशन ज़्यादा रहेगी तो उससे आपके पास रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंटली एक्टिवेटेड रहेगा, वो इनहिबिट नहीं हो पाएगा। और अगर वो इनहिबिट नहीं हो पा रहा तो आपके पास जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। और जो क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, क्रिएटिनिन बड़े होने का क्या क्या इंडिकेशन हो रही है कि ये आपके पास किडनी का कोई मसला आ रहा है, किडनी डैमेज हुई है, ठीक है। तो इसमें डैमेज किडनी में कहाँ पे हुआ हुआ है, जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स के अंदर डैमेज हुआ हुआ है। फिर अगला आपके पास पॉइंट आ जाता है रेनिन इन सर्कुलेशन ओरिजिनेट्स मेनली फ्रॉम द जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। तो आपके पास जो रेनिन है ना सर्कुलेशन में वो ओरिजिनेट कहाँ से कर रहा है, आपके पास जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स से। डॉक्टर सुंबल क्या रिपीट कर दूँ, आप मुझे बता दें, मैं रिपीट कर देता हूँ जो भी आप रिपीट करवाना चाह रही हैं। रेनिन इन द सर्कुलेशन ओरिजिनेट्स मेनली फ्रॉम द जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो से होते हैं ना वो आपके पास रेनिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज इन किडनी टू प्रिजर्व ब्लड वॉल्यूम इज रेनिन, इंक्रीज रेनिन सिक्रीशन, ठीक है। तो जब भी आपके पास ब्लड वॉल्यूम कम होगा या ब्लड प्रेशर कम होगा तो फिर आपके पास क्या होगा,
जेजी सेल्स उसे डिटेक्ट करेंगे। डिटेक्ट कहाँ पे करेंगे? एफरेंट आर्टरियोल्स पे डिटेक्ट करेंगे। जब वो एफरेंट आर्टरियोल्स पे लो ब्लड वॉल्यूम डिटेक्ट करेंगे तो उन्होंने रेनिन की सिक्रीशन करवानी है। रेनिन जौन सा है फिर एंजियोटेंसिनोजन जो प्रोड्यूस हो रहा है लिवर से, उसे किडनी में जाके एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगी। जो एंजियोटेंसिन 1 है वो लिवर में जाएगा, लिवर के अंदर जाके वो एस एंजाइम के थ्रू एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा। एंजियोटेंसिन 2 जौन सा होता है वो एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन करवाता है फ्रॉम द जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ द एड्रीनल कॉर्टेक्स। वहाँ से जब एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन होगी तो एल्डोस्टेरोन ने क्या करना है कि सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवानी है, जबकि पोटेशियम की एक्सक्रीशन करवानी है। तो जब आपके पास सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी तो जो आपके पास लो ब्लड वॉल्यूम स्टेट थी वो करेक्ट हो जाएगी। डिक्रीज यूरिन आउटपुट वाला, अच्छा मैं डिक्रीज यूरिन आउटपुट वाला रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, अब देखिए उसने ये बताया हुआ है कि अ यंग पेशेंट विद डिक्रीज यूरिन आउटपुट, बीपी उसका 160/120 है, क्रिएटिनिन 8 है। ठीक है, तो क्रिएटिनिन जो 8 है यानी कि बढ़ा हुआ है, ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि किडनी में ना किसी जगह पे डिफेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, तो क्रिएटिनिन 8 इसीलिए क्योंकि किडनी आपके पास डिफेक्टिव है। फिर उसने बताया हुआ है कि उसके साथ साथ उसका ब्लड प्रेशर भी जौन सा है ना वो इंक्रीज्ड है। तो ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज्ड और किडनी में कोई डिफेक्ट है तो इसका मतलब है कि जो आपके जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स है ना उनमें डिफेक्ट है, वो आपके पास हाइपर एक्टिव हुए हुए हैं। ठीक है, तो जब आपके पास जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स कंसिस्टेंटली हाइपर एक्टिव होंगे तो आपके पास रेनिन की प्रोडक्शन जौन सी है ना वो इंक्रीज होती जाएगी। और जब रेनिन की प्रोडक्शन कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रही है तो आपके पास जो ब्लड प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे ये ज़रूरी मतलब नहीं है कि अगर डिफेक्ट है तो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स का तो प्रोडक्शन कम होगी। डिफेक्ट का तो मतलब होता है कि कोई खराबी हो, तो खराबी में ये भी तो हो सकता है कि वो प्रोडक्शन वो ज़्यादा कर रहा है। तो इसमें ये उसने बताया हुआ है कि जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स जब ज़्यादा रेनिन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस वजह से आपके पास ब्लड प्रेशर कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ है। अच्छा, और पहला वाला पॉइंट समझ आ गया डॉक्टर सुंबल, डिक्रीज यूरिन आउटपुट वाला। तो फिर मैं पोडोसाइट्स वाला भी बता देता हूँ। जो पोडोसाइट्स है ना एक सेकेंड दें मुझे। जो आपके पास क्या नाम है, जो फिल्ट्रेशन होती है ना, फिल्ट्रेशन आपके पास कैसे हो रही होती है? आपके पास ग्लोमेरुलस होता है विच इज़ अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, ये पिक्चर्स जो से ना मैंने ग्रुप में भी भेजी हुई हैं, तो आप ग्रुप में अगर पिक्चर्स देख के रिलेट करोगे तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब जो आपके पास ग्लोमेरुलस है ना, ग्लोमेरुलस इज़ अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। अब यहाँ पे ना एक्सचेंज हो रहा होता है या फिल्ट्रेशन हो रही होती है। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन होती है और वो पड़ा कहाँ पे होता है? ग्लोमेरुलस इनसाइड द बोमेंस कैप्सूल। अब बोमेंस कैप्सूल जौन सा होता है ना आपका नेफ्रॉन का जो इनिशियल पार्ट होता है उसे हम बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। और जो बोमेंस कैप्सूल होता है उसकी हमारे पास दो लेयर्स आ जाती हैं, एक विसरल लेयर आ जाती है और एक आपके पास पैराइटल लेयर आ जाती है। जो विसरल लेयर है वो इनर लेयर होती है, जो पैराइटल लेयर है वो बाहर वाली लेयर होती है। ठीक है, अब आपके पास सीक्वेंस क्या होता है फिल्ट्रेशन का, फिल्ट्रेशन बैरियर का, कि आपके पास सबसे पहले ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरीज हैं या उनके जो एंडोथीलियल सेल्स है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के एंडोथीलियल सेल्स वो आ जाते हैं। फिर आपके पास ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन आ जाती है बीच में, और फिर साइड पे आपके पास जो विसरल लेयर है ऑफ बोमेंस कैप्सूल वो आ जाती है विच इज़ मेड अप ऑफ पोडोसाइट्स। ठीक है, ये पोडोसाइट्स के फूड प्रोसेस से वो आपके पास बनी होती है। ये तीन लेयर्स जौन सी होती है ना, इससे क्रॉस करके जो सब्सटेंसेस आपके पास नेफ्रॉन के अंदर जा रहे होते हैं वो इन तीन लेयर्स को क्रॉस करके जाते हैं। सबसे पहले वो आपके पास जो एंडोथीलियल सेल्स होते हैं ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज उन्हें वो छोड़ते हैं, फिर वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू पास करते हैं और फिर वो पोडोसाइट्स के थ्रू पास करते हैं विच इज़ द विसरल लेयर ऑफ द बोमेंस कैप्सूल। इन तीनों चीज़ों से पास करके वो आपके पास फिर नेफ्रॉन के अंदर एंटर हो जाते हैं। और नेफ्रॉन के अंदर जब वो एंटर हो जाएंगे तो फिर आपके पास क्या होता है, वो उनकी नेफ्रॉन में जाएंगे, फिर आपके पास कई चीज़ों की रीअब्जॉर्प्शन होती है, कई चीज़ें जौन सी एज इट इज़ जौन सी होती हैं वो यूरिन में निकल जाती हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया डॉक्टर सुंबल? ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया पोडोसाइट्स वाला? अच्छा, डॉक्टर सादिया पूछ रही है कि हेपरिन, प्रोटियोग्लाइकन, लैमिनिन वाला। डॉक्टर सादिया इसमें जौन सा है ना एज सच एक्सप्लेन करने वाली बात तो नहीं है,
बस वो ये कह रहा है कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन बेसिकली आपकी नेगेटिवली चार्ज होती है, ठीक है। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन भी आपके पास नेगेटिवली चार्ज होती है और ये जो प्रोटीन्स वगैरह है ना, ये भी आपके पास नेगेटिवली चार्ज होती हैं। तो इसीलिए जो प्रोटीन्स हैं वो रिपेल करेंगी बेसमेंट मेम्ब्रेन को। अब प्रोटीन्स जो सी हैं ना, वो नेफ्रॉन के अंदर नहीं जा पाती है, वो जो आपके पास बोमेंस कैप्सूल है ना, बोमेंस कैप्सूल के अंदर नहीं जा पाती, क्योंकि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जो हमने पढ़ा था कि फिल्ट्रेशन बैरियर का मिडल वाला पार्ट होता है, वो भी नेगेटिवली चार्ज होता है और जो प्रोटीन्स होती हैं वो भी नेगेटिवली चार्ज होती हैं, तो आपस में रिपेल करेंगी। अब वो ये बता रहा है इस पॉइंट के अंदर कि बेसमेंट मेम्ब्रेन आपके पास नेगेटिवली चार्ज क्यों होती है, ठीक है। तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, ये उसके कंपोनेंट्स हैं, हेपरिन सल्फेट भी, प्रोटियोग्लाइकेंस भी और लेमिनिन भी। तो ये तीनों के तीनों ना आपके पास नेगेटिवली चार्ज होते हैं, विच मेक द बेसमेंट मेम्ब्रेन ओवरऑल नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो उसमें ना ये उसने प्रेफरेंस बताई हुई है कि अगर वो पूछ ले कि वो बेसमेंट मेम्ब्रेन नेगेटिवली चार्ज क्यों होती है, तो हमने सबसे पहले हेपरिन सल्फेट को प्रेफर करना है, फिर प्रोटियोग्लाइकेंस को प्रेफर करना है और उसके बाद फिर लेमिनिन को प्रेफर करना है, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास ना अगला 143 पॉइंट आ रहा है। 143 में है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू कैलकुलेट जीएफआर क्लिनिकली इन अ सीकेडी पेशेंट अवेटिंग डिसीजन बिटवीन ट्रांसप्लांट एंड डायलिसिस। तो आपके पास वो क्लिनिकली जीएफआर को मेजर करने के लिए सबसे बेहतर चीज़ कौन सी होती है आपके पास, वो जीएफआर को मेजर करने के लिए आपके पास सबसे बेहतर चीज़ कौन सी होती है, वो क्रिएटिनिन क्लियरेंस होती है, ठीक है ना। तो आपने जीएफआर मेजर करना है ना सीकेडी पेशेंट, तो उसके लिए सबसे बेहतर आपके पास क्रिएटिनिन क्लियरेंस है, विच इज़ क्लिनिकली यूज, ठीक है। क्योंकि जो क्रिएटिनिन है वो आपके पास एक एंडोजेनस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ऑलरेडी आपके पास बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन मौजूद होता है, तो ये सबसे कन्वीनियंट वे होता है टू मेजर द जीएफआर, ठीक है। फिर अगला पॉइंट आपके पास आ जाता है, अ क्रॉनिक रीनल फेलियर पेशेंट ऑन डायलिसिस, मोस्ट प्रोबेबल ऑटोप्सी फाइंडिंग विल बी हाइपरट्रोफिड पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। अब उसने ये बताया हुआ है कि एक पेशेंट है जिसे क्रॉनिक रीनल फेलियर है और वो डायलिसिस पे है। अब जिन लोगों को क्रॉनिक रीनल फेलियर होता है ना, उसमें मसला ये होता है कि आपके पास जो पोटेशियम है ना वो एक्सक्रीट नहीं कर पाते, उनमें जो एबिलिटी है ऑफ द किडनीज टू एक्सक्रीट पोटेशियम वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो इनमें क्या होगा कि आपके पास पोटेशियम जो सा है ना वो कंसिस्टेंटली ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अब जब पोटेशियम कंसिस्टेंटली ज़्यादा है ना, इसने आपके पास सिग्नल्स भेजने टू द पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब पैराथायरॉयड ग्लैंड का आपके पास क्या काम था, पैराथायरॉयड ग्लैंड जौन सा होता है ना, वो कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है फ्रॉम द किडनी, जबकि पोटेशियम की जौन से ना वो एक्सक्रीशन करवाता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है ना, उसकी ओवर एक्टिविटी शुरू हो जाएगी और वो ज़्यादा कोशिश करेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज़ करे, ताकि आपके पास कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन हो पाए और पोटेशियम की एक्सक्रीशन हो पाए। लेकिन क्योंकि आपके पास किडनीज ही जौन सी है वो ख़राब हो गई हुई हैं, तो पोटेशियम उसके बावजूद भी जौन सा है ना रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी। लेकिन क्योंकि कंसिस्टेंटली आपके पास पैराथायरॉयड ग्लैंड काम कर रहा है, ये कोशिश कर रहा है, तो इस वजह से जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो हाइपरट्रोफिड हो जाएगा। ये वाली बात समझ आ गई सबको? फिर अगला पॉइंट है, पेशेंट हैज़ एंड स्टेज रीनल डिजीज एंड इज ऑन लॉन्ग टर्म डायलिसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइलोडोसिस रिलेटेड प्रोटीन्स इज फाउंड। तो आपके पास वो बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन होती है, ठीक है। अब बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन जौन सी होती है ना, नॉर्मली आपके पास यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो रही होती है, ठीक है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को एंड स्टेज रीनल डिजीज़ हो जाती है, तो उसमें किडनीज़ का फंक्शन इफेक्ट होगा और किडनीज़ अपना फंक्शन नहीं कर पाएंगी, यानी कि वो बीटा सॉरी यानी कि वो बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन को बॉडी से एक्सक्रीट नहीं कर पाएंगी। इस वजह से आपके पास जो बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन है उसकी क्वांटिटी ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। गाइज इसमें से आप बता दो, अगर क्लियर है तब भी बता दो, अगर कोई क्वेश्चन है अभी तक तो वो भी बता दो, ठीक है, ताकि मैं आगे चलता जाऊँ। पेशेंट ऑन डायलिसिस हैविंग ओरल अल्सर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी, ठीक है। तो पेशेंट अगर डायलिसिस पे है, उससे ओरल अल्सर्स हो रहे हैं,
तो वो आपके पास क्यों होते हैं? विटामिन बी की डिफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। अब एक सेकेंड मुझे दें ज़रा। अच्छा, अब जो आपके पास सॉरी, जो आपके पास एंड स्टेज रीनल डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं या डायलिसिस वाले पेशेंट्स होते हैं, उनमें आपके पास मसला क्या आता है कि उसके अंदर ना आपके पास एक तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसफंक्शन हो जाता है, ठीक है, या जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन है ना उसमें मसले मसाइल होना शुरू हो जाते हैं, उसकी कॉम्पोजिशन जो सी होती है ना वो चेंज होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से आपके पास जो B12 की अब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो पाती, ठीक है। तो जो डायलिसिस वाले मरीज होते हैं उनके अंदर आपके पास जो गैस्ट्रिक एसिड होता है उसकी जो सिक्रीशन है उसमें मसला हो जाता है, और उस वजह से आपके पास विटामिन B12 की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। उसके अलावा जो ये डायलिसिस वाले पेशेंट्स होते हैं ना जिनमें किडनी के मसले होते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि आपने जौन सा है ना जो प्रोटीन वाले फूड्स है या गोश्त है वो नहीं खाना, ठीक है। तो जब वो प्रोटीन वाले फूड या गोश्त वगैरह वो नहीं खाएंगे तो इसका मतलब है कि उनकी जो विटामिन B12 की इनटेक है ना वो आपके पास कम हो रही है, तो इस वजह से उनके अंदर आपके पास विटामिन B12 डिफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। ठीक है, चले नमाज ब्रेक ले लेते हैं हम। 7 o'clock जॉनसन है वो हम रिज्यूम कर लेते हैं। बस मैं आपको ये वाला पॉइंट जॉनसन है वो समझा दूँ, फिर आप नमाज ब्रेक ले लो, ठीक है। तो यार ये पॉइंट था कि इसमें जॉनसन है इसलिए आपके पास डायलिसिस वाले पेशेंट्स में विटामिन B12 वाले जौन से मरीज़ हैं उनमें आपके पास डिफिशिएंसी हो जाती है। फिर अगला पॉइंट आपके पास आ जाता है, significant proportion of end stage renal disease have physiological vitamin B12 deficiency which can lead to mouth ulcers, ठीक है, वही वाली बात। अब आप नमाज ब्रेक ले लो, फिर हम नमाज के बाद ना 7 o'clock शुरू करते हैं, ठीक है।
अच्छा, हम लोग ना दोबारा से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, वो सॉरी, वो पोटेशियम मैंने बोल दिया था गलती से, फॉस्फेट ही होता है, आप लोग सही कह रहे हो यार। मैं ना ये दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, क्रॉनिक रीनल फेलियर वाला। तो इसमें सॉरी, पहले मैंने पोटेशियम कह दिया था, फॉस्फेट होता है। तो इसमें ये होता है कि आपके पास ना क्रॉनिक रीनल फेलियर में क्या होता है कि जो फॉस्फेट होता है ना, फॉस्फेट की कॉन्सेंट्रेशंस इंक्रीज़ हो जाती हैं, ठीक है। अब क्योंकि आपके पास जो किडनी होती है ना, किडनी ने नॉर्मली क्या करना होता है, फॉस्फेट की एक्सक्रीशन करवानी होती है, ठीक है। तो क्रॉनिक रीनल फेलियर में ये होगा कि आप जो फॉस्फेट है वो एक्सक्रीट नहीं कर पा रहे, ठीक है। और जो आपके पास पैराथायराइड हार्मोन होता है, पैराथायराइड हार्मोन का ये फंक्शन होता है कि वो कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, जबकि फॉस्फेट की एक्सक्रीशन करवाता है, ठीक है। तो अब आपके पास क्या हो रहा है कि क्योंकि फॉस्फेट का बिल्डअप हो रहा है, तो आपके पास जो क्या नाम है, पैराथायरॉयड ग्लैंड है, पैराथायरॉयड ग्लैंड एक्सेसिवली काम करेगा। और एक्सेसिवली काम करने की वजह से वो क्या होगा, वो ये पैराथायरॉयड हार्मोन की एक्सेसिव रिलीज करवाएगा। पैराथायरॉयड हार्मोन क्या कोशिश करेगा कि जो फॉस्फेट है उससे एक्सक्रीशन कर पाए, लेकिन क्योंकि आपके पास किडनीज डिफेक्टिव हैं, तो किडनीज डिफेक्टिव हैं, तो इस वजह से आपके पास फॉस्फेट की एक्सक्रीशन नहीं हो पा रही, ठीक है। लेकिन डिस्पाइट दैट आपके पास जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो हाइपर एक्टिव हुआ है इस कोशिश में कि शायद वो फॉस्फेट जौन सा है वो एक्सक्रीट करवा पाए, ठीक है। तो इस वजह से आपके पास क्रॉनिक रीनल फेलियर के अंदर आपके पास हाइपर पैराथायरॉयड, वो हाइपर ट्रोफिड होता है जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है। डॉक्टर शामी, ये वाली बात समझ आ गई? डॉक्टर शामी, आपको समझ आ गई पैराथायरॉयड वाली? अच्छा, फिर हमारे पास ना अगला आ जाता है पॉइंट कि ओल्ड मैन विद मल्टीपल फ्रैक्चर्स, हाइपरटेंसिव एंड इज़ ऑन डायलिसिस, रीज़न क्या होगा? तो आपके पास ओल्ड वुमेन है जिससे मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए हैं, हाइपरटेंसिव है और डायलिसिस पे है, तो इसमें आपके पास विटामिन डी डिफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से अब विटामिन डी डिफिशिएंसी भी आपके पास क्यों हो रही है, आपके पास क्रॉनिक रीनल फेलियर की वजह से हो रही है, ठीक है। क्योंकि आपके पास इसमें जौन सा होता है आपके पास जो क्रॉनिक सॉरी, जो आपके पास ये होता है ना डायलिसिस में, किडनी का क्या काम होता है, किडनी ने आपके पास कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करवानी है, और साथ साथ किडनी जौन सा होता है जीआईटी की एक्टिवेशन करवाती है, और जीआईटी में जौन सा है ना आपके पास कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है, तो इसमें कैल्शियम की भी रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही होगी। विटामिन डी साथ में जौन सा है ना वो एक्टिवेट भी किडनीज में होता है, ठीक है। तो विटामिन डी की एक्टिवेशन भी जौन सी होती है ना वो किडनी के अंदर हो रही होती है। तो अगर क्रॉनिक रीनल फेलियर हुआ है तो जो विटामिन डी है वो एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, जिस वजह से आपके पास मल्टीपल फ्रैक्चर्स होंगे, ठीक है। फिर अगला आपके पास पॉइंट आ जाता है कि अ पेशेंट हैज़ हैड एंड स्टेज रीनल डिजीज एंड इज़ ऑन डायलिसिस फॉर 6 months. She received multiple blood transfusions. Her HB8, MCV86 and low MCH. What type of anemia does she have? तो आप देखो उसमें जो HB है वो कम है, तो हमें पता है कि एनीमिया है। जो MCV है ना, MCV उसने नॉर्मल बताया हुआ है, क्योंकि MCV की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 80 to 100 होती है, ठीक है। तो MCV इज़ नॉर्मल, जबकि जो MCH है ना वो आपके पास कम है। तो ये नॉर्मोसिटिक होगा क्योंकि MCV नॉर्मल है, साथ में हाइपोक्रोमिक होगा क्योंकि MCV कम है, ठीक है। तो MCV जौन सा होता है ना वो हाइपोक्रोमिक को इंडिकेट करता है एनीमिया है, क्योंकि आपके पास HB इसमें कम हो रहा है। विटामिन B12 वाला रिपीट कर दूँ। अच्छा, ये होता है यार जिन लोगों को आपके पास एंड स्टेज रीनल डिजीज़ होती है ना, या किडनीज ख़राब हुई होती हैं, तो उन्हें हम एक तो उसमें ये होता है कि जो गैस्ट्रिक एसिड है ना उसकी कॉम्पोजिशन में फ़र्क आ जाता है, ठीक है। जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन है वो इतनी नहीं हो पाती, रिजल्टिंगली आपके पास जो B12 की रीअब्जॉर्प्शन है ना वो इतनी नहीं हो पाती, डिक्रीज़ हो जाती है। दूसरा ये वजह होती है कि जिन लोगों की किडनीज ख़राब होती है ना, उन्हें अमूमन ये सजेस्ट किया जाता है कि आप लोग प्रोटीन डाइट ना लें या गोश्त वगैरह ना खाएं, ठीक है। तो अगर वो गोश्त वगैरह फिर उस वजह से नहीं खाते या प्रोटीन डाइट नहीं लेते, तो इस वजह से जो उनकी विटामिन B12 जो मिलना होता है ना वो उन्हें नहीं मिल पाता। तो इस वजह से इन पेशेंट्स के अंदर आपके पास विटामिन B12 की डिफिशिएंसी हो जाती है, जिस वजह से आपके पास फिर ओरल अल्सर्स वगैरह होते हैं, ठीक है।
MCH क्यों कम होता है? MCH देखो ना, ये तो एनीमियास की टाइप है। जो MCH है, अगर आप लोग ये पूछ रहे हो कि MCH इंडिकेट किसे करता है या MCH होता क्या है, तो वो मैं बता सकता हूँ। जो आपके पास MCH होता है ना, एक सेकंड मुझे दें। जो MCH होता है वो मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। वो होता क्या है कि द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन योर रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, उससे हम आपके पास MCH कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो आपके पास नॉर्मल वैल्यू है ना, इसकी नॉर्मल वैल्यू आपके पास 27 टू 33 पाइकोग्राम्स होती है, ठीक है। तो ये जो सा होता है ना आपके पास हाइपोक्रोमिक या हाइपरक्रोमिक अनीमिया को ना इंडिकेट करता है। तो लेट अगर किसी किसी के अंदर आपके पास MCH या अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन योर RBCs जो सा होता है वो कम होता है, तो उसमें हम कहते हैं कि ये लो MCH है। नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक तब होगा डॉक्टर साहब, डॉक्टर शीला, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक ना हमारे पास तब होता है जब MCV भी नॉर्मल होता है और MCH भी नॉर्मल होता है। जब ये दोनों नॉर्मल होंगे ना, तो उन कंडीशंस के अंदर आपके पास नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया होता है। अच्छा, अगर आप ये पूछ रहे हो कि एंड स्टेज रीनल डिजीज़ के अंदर कौन सा अनीमिया कॉमन होता है, तो उसमें आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि जो एंड स्टेज रीनल डिजीज़ है ना, एंड स्टेज रीनल डिजीज़ के अंदर नॉर्मली जो हमारे पास कॉमन होता है ना वो नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक होता है। लेकिन अगर आपके पास नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक नहीं दिया हुआ, तो फिर हम ये जो सा है ना नॉर्मोसिटिक हाइपोक्रोमिक को भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एंड स्टेज रीनल डिजीज़ में अगर वो अनीमिया पूछ लेना, तो आपके पास सबसे पहले आ जाता है क्या नाम है, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया। और उसके बाद जो सेकंड प्रेफरेंस होगी वो हम नॉर्मोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया को देंगे। अब ये एंड स्टेज रीनल डिजीज़ के अंदर अनीमिया क्यों हो रहा होता है, अगर आप ये पूछना चाह रहे हो, तो जो एरिथ्रोपोइटिन होता है ना, एरिथ्रोपोइटिन आपके पास किडनी से सिक्रीट हो रहा होता है, ठीक है। तो किडनीज जब आपके पास एरिथ्रोपोइटिन की सिक्रीशन नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से आपके पास अनीमिया होगा। हाँ, कलर बताता है बेसिकली, हाँ सही कह रहे हो, कलर बताता है कि अगर आपके पास इस तरह आ जाए ना कि पेल हो जाए RBCs, तो पेल RBCs इस वजह से होते हैं क्योंकि उनमें MCH जो सा है ना वो कम हुआ होता है, ठीक है। और किडनीज आपके पास एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट कर रहे होते हैं, तो अगर आपके पास एंड स्टेज रीनल डिजीज़ है तो आपके पास जौन सा एरिथ्रोपोइटिन के लेवल्स हैं ना वो हमारे पास कम हो जाएंगे। और एरिथ्रोपोइटिन के लेवल्स कम होने की वजह से आपके पास ये अनीमिया होगा। इसमें हमने चूज़ पहले नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक को करना है, अगर वो ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर हमने नॉर्मोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया को करना है। समझ आ गई? अच्छा, बाकी किसी को किसी इनमें इस पॉइंट में कोई कन्फ्यूजन हो? चलो, फिर ना हमारे पास अगला पॉइंट आ जाता है, 60-year-old on and off fever, lethargy, dyspnea on exertion। हाँ, वो अभी आगे आएगा ना, वो अभी आगे आएगा, वो हमने पढ़ा नहीं है। अ 60-year-old ऑन एंड ऑफ फीवर, लेथार्जी, डिस्नी ऑन एक्सर्शन, HB 7.8 है, यूरिया 140 है, क्रिएटिनिन 3 है। तो आपके पास क्या है इसमें, एरिथ्रोपोइटिन की डिफिशियंसी है, ठीक है। HB उसने कम दिया हुआ है, ठीक है, HB आपके पास कम है, यूरिया आपके पास ज़्यादा है, क्रिएटिनिन भी आपके पास स्लाइटली ऑन द हायर साइड है, ठीक है ना। तो ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास किडनी में मसला है। और किडनी में मसला है तो किडनी का क्या फंक्शन था, एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट करना। तो आपके पास एरिथ्रोपोइटिन डिफिशियंसी है जिस वजह से आपका HB फिर कम हुआ हुआ है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट हमारे पास आ जाता है, अ मिडिल में एज known case of end-stage renal disease on list of hemodialysis. He has normochromic anemia, which is the most appropriate therapy to be given. तो आपने IV एरिथ्रोपोइटिन दे देनी है, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो किडनीज हैं उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं है टू सिक्रीट एरिथ्रोपोइटिन, तो इसलिए आप IV एरिथ्रोपोइटिन दे रहे हो।
अब उसने ये लिखा हुआ है कि द प्रेफर्ड इनिशियल फॉर्म ऑफ थेरेपी ऑफ एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज इज द यूज़ ऑफ एरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट्स। ठीक है, तो हमने ना पेशेंट को डायरेक्टली जो सा है वो आईवी एरिथ्रोपोइटिंग नहीं देनी, सबसे पहले ना हमने उसे एरिथ्रोपोइटिंग स्टिमुलेटिंग एजेंट्स देने हैं। ठीक है, एरिथ्रोपोइटिंग स्टिमुलेटिंग एजेंट्स आप दोगे ना, तो आपके पास जो एरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेटिंग एजेंट्स हैं, सबसे पहले हमने इनिशियली कोशिश ये करनी है कि किडनीज़ में ना एरिथ्रोपोइसिस हम किसी तरह स्टिमुलेट कर सकें। बेशक उसकी किडनीज जो सी वो ख़राब हो रही हैं, लेकिन हमने सबसे पहले ये कोशिश करनी है कि हम उससे एरिथ्रोपोइसिस उसमें स्टिमुलेट कर सकें। ठीक है, तो अगर वो इनिशियल फॉर्म ऑफ प्रेफर्ड ट्रीटमेंट कहता है ना, तो वो हमारे पास फिर आ जाता है एरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेटिंग एजेंट। और एक सेकेंड, और अगर वो हमारे पास ये कह दे कि अगर ये आपके पास ऑप्शंस में नहीं होगा तो फिर हम आईवी एरिथ्रोपोइटिन को भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर अगला पॉइंट हमारे पास आ जाता है, एक सेकेंड स्क्रीन पीछे हो रही है। अच्छा, फिर हमारे पास अगला पॉइंट आ जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट बफर इन ब्लड। तो बफर्स में हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट बफर होता है ना, वो हमारे पास बाइकार्ब होता है। ठीक है, बाइकार्बोनेट जौन सा होता है सबसे इम्पॉर्टेंट बफर होता है ओवरऑल भी। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है ना, सम आर पुअर रिकॉल्स, हाँ आईवी ही देना है, हमने आईवी ही देना है। ठीक है ना, आईवी की ऑप्शन हमने प्रेफर। अच्छा यार, ये जौन सा है ना, मैं क्लास के बाद आप मुझे रिमाइंडर दे देना, ये जौन सा है मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ये आईवी और सबकट वाला ना, आई विल क्लियर दिस आफ्टर द क्लास, आप मुझे बस एक बार रिमाइंड कर देना, या फिर जो हमारी डिस्कशन होगी ना उसमें हम ये डिस्कस कर लेंगे कि आईवी कब देना है, सबकट कब देना है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है पॉइंट नंबर 144। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बफर इन ब्लड आपके पास बाइकार्ब आ जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर बफर्स में आपके पास जो मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर बफर होता है वो आपके पास बाइकार्ब होता है, जबकि जो माइनर एक्स्ट्रा सेलुलर बफर होते हैं ना उसमें आपके पास फॉस्फेट आ जाता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जो हमारे पास मेजर बफर होता है दैट इज़ बाइकार्ब्स, और जो माइनर बफर होता है वो आपके पास फॉस्फेट बफर हो जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास अगला आ जाता है इंट्रा सेलुलर बफर्स। तो जो इंट्रा सेलुलर बफर्स हैं ना, उसमें हमारे पास जो मेजर इंट्रा सेलुलर बफर होता है वो आपके पास प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, प्रोटीन सेल के अंदर होते हैं ना, तो मेजर इंट्रा सेलुलर बफर्स हमारे पास प्रोटीन्स आ जाते हैं, और उसमें भी आपके पास हीमोग्लोबिन, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये देखो, ये जौन सा है ना आपके पास इंट्रा सेलुलर बफर है। इंट्रा सेलुलर बफर में आपके पास जौन सा है ना, हाँ ठीक है, ये हम ना सब कट और आईवी वाला एक बार कंफर्म कर लेते हैं क्लास के बाद। जो डिस्कशन होगी ना उसमें हम ये चीज़ जौन सी है वो देख लेंगे। अभी आप जौन से ना इस पर फोकस करो जो हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि आपके पास जो एक्स्ट्रा सेलुलर बफर होता है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर बफर में हमारे पास बाइकार्ब आ जाता है, और माइनर एक्स्ट्रा सेलुलर बफर में हमारे पास फॉस्फेट आ जाता है। फिर इंट्रासेलुलर बफर में आपके पास प्रोटीन्स आ जाते हैं। प्रोटीन्स में उसने हीमोग्लोबिन की एग्जांपल दी हुई है कि हीमोग्लोबिन आपके पास किस तरह अलग अलग फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। तो हीमोग्लोबिन आपके पास डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के दरमियान में वो शिफ्ट करता रहता है, तो ये आपके पास एक इंट्रासेलुलर बफर हो जाता है। बाकी आपके पास जो इंट्रासेलुलर बफर्स आ जाते हैं वो आपके पास ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स आ जाते हैं। जैसे अब आपके पास एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट आ गया, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट आ गया, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट आ गया। ठीक है, तो ये अलग अलग फॉर्म्स के अंदर को एग्जिस्ट कर सकता है ना, तो ये आपके पास जौन सा होता है ये भी इंट्रासेलुलर बफर है। तो दो हमने इंट्रासेलुलर बफर्स की टाइप्स पढ़ ली, इसमें एक आपके पास हीमोग्लोबिन था और एक आपके पास ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स था। ठीक है, फिर आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर में हमारे पास बाइकार्ब्स और फॉस्फेट आ रहा था। अब उसने ना बताया हुआ है कि अगर वो ब्लड या प्लाज्मा में पूछ ले तो आपके पास जो मेन बफर होगा वो बाइकार्ब्स होगा। ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल्स में या यूरिनरी बफर आपके पास फॉस्फेट होगा। जो फॉस्फेट होता है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट यूरिनरी बफर होता है। ठीक है, फॉस्फेट आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट जौन सा है ना वो यूरिनरी बफर होता है, और ये क्वालिटेटिवली सबसे इम्पॉर्टेंट यूरिनरी बफर आ जाए तो वो फॉस्फेट होता है। जबकि आपके पास क्वांटिटेटिवली आ जाए, यानी कि क्वांटिटी वाइज आप देखो
तो आपके पास जो यूरिन होता है उसमें जो क्वांटिटी वाइज सबसे ज़्यादा बफर होता है वो अमोनिया होता है, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले कर रहा होता है वो आपके पास फॉस्फेट होता है। तो अगर वो सबसे इंपॉर्टेंट यूरिनरी बफर पूछ ले तो वो भी फॉस्फेट है, अगर वो क्वालिटेटिवली पूछ ले वो भी आपके पास फॉस्फेट होगा, ठीक है। और अगर वो ये पूछ ले कि क्वालिटेटिवली या अमाउंट वाइज आपके पास जौन सा होता है वो सबसे ज़्यादा, क्वांटिटेटिव या अमाउंट वाइज सबसे ज़्यादा बफर कौन सा होता है, वो अमोनिया होता है यूरिन के अंदर, ठीक है। और वो कौन सा बफर होता है जो एक्सक्लूसिवली आपके पास हाली रीनल सिस्टम के अंदर पाया जाता है, तो वो आपके पास अमोनिया बफर होता है, ठीक है। फिर आपके पास ना एमसीक्यूज आ जाते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड में बफर कौन सा होगा, वो बाइकार्ब होगा। इंटरस्टिशियल बफर आपके पास बाइकार्ब होगा, वही वाली बात। ईसीएफ में बफर आपके पास बाइकार्ब होगा। हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ विच बफर इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा, तो वो बाइकार्ब होगा। बफर एक्सक्लूसिवली इन रीनल ट्यूब्यूल्स, तो जो हाली आपके पास यूरिनरी बफर होता है या रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट होता है वो अमोनिया होता है। लेकिन जो बफर ऑफ द रीनल सिस्टम या सबसे इंपॉर्टेंट बफर या क्वालिटेटिवली सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो आपके पास फॉस्फेट आ जाता है। फिर हमारे पास अगला पॉइंट ये है कि विच बफर एक्ट्स इन डीकेए, तो डीकेए के अंदर आपके पास जो बफर एक्ट करता है वो आपके पास बाइकार्ब होता है, ठीक है। क्योंकि डीके एक्सक्लूसिवली में बिल्कुल अमोनिया आता है, ठीक है, एक्सक्लूसिवली में बिल्कुल अमोनिया आता है जो हाल ही आपके पास रीनल सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर डीके के अंदर वो पूछ रहा है कि कौन सा बफर होता है, तो डीके में आपके पास क्या हो रहा होता है, आपके पास कोई कमेंट्स में बता सकता है कि इसमें एसिडोसिस होती है या अल्कलोसिस होती है, बल्कि नाम से ही पता चल रहा है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है। तो जब एसिडोसिस होगी इसका क्या मतलब है कि आपके पास हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो रही है। तो हाइड्रोजन आयंस की जब कॉन्सेंट्रेशन आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा हो रही होगी तो फिर आपके पास बाइकार्ब बफर जौन सा है ना वो एक्टिवेट होगा, और बाइकार्ब जो HCO3 है वो आपके पास एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा और वो कार्बोनिक एसिड बना देगा, H2CO3 बना देगा, ठीक है ना। तो आपके पास डीके के अंदर बाइकार्ब बफर जौन सा होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर हीमोग्लोबिन एक्ट्स एज अ बफर बिकॉज इट एक्सेप्ट्स हाइड्रोजन आयंस। यार ये जो हीमोग्लोबिन वाला बफर है ना, ये मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप बस याद रख लो, ठीक है, कि क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट जौन सा है ना वो लंबा चौड़ा है, इतना प्रोडक्टिव नहीं है। तो ये बस याद रख लो तो बेहतर है कि हीमोग्लोबिन जौन सा है ना वो बफर कैसे एक्ट करता है, वो हाइड्रोजन आयंस को ना एक्सेप्ट कर रहा होता है। बेसिकली इसमें ये मैकेनिज़्म होता है कि हीमोग्लोबिन जौन सा होता है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है, वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। फिर जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा ना और वो फिर आपके पास जब पल्मोनरी आर्टरी से गुजरेगा तो पल्मोनरी आर्टरीज़ में जाके ना वो आपके पास ये जो CO2 वाला है, CO2 अटैच हुआ होता है ना, इससे डिसोसिएट करता है। तो फिर जब हम एयर को एक्सहेल कर रहे होते हैं उसके अंदर जाके ये जो CO2 है ना ये एक्सहेल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह ये बफर के तौर पे एक्ट कर रहा होता है इसमें। अब जब ये CO2 एक्सेप्ट कर रहा है तो CO2 जौन सा है आपके पास कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है हीमोग्लोबिन के अंदर। जब इसने वापस डिसोसिएट करवाना होता है CO2 को तो फिर आपके पास ये पल्मोनरी आर्टरीज़ में जब ये एल्वोलाई के पास जाएगा तो ये वहाँ पे जाके फिर डिसोसिएट करवा देगा, ठीक है। यार क्लास जौन सी है ना हमारी तकरीबन 8:10 8:20 तक ख़त्म होगी, नहीं 8 बजे तक नहीं, क्योंकि 8:30 तो आप लोगों की डॉक्टर फ़रा की क्लास होती है ना। तो आई विल ट्राई कि मैं 8:10 8:15 तक ना रैप अप कर लूँ ताकि फिर हमारे पास 10 मिनट जौन सा है ना वो बच जाएँ उसके लिए, क्योंकि आज हमारा रीनल का आखिरी दिन है। तो वी हैव टू ट्राई कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं जौन सा ना वो कवर कर लूँ। फिर ये है कि अगर कुछ रह जाता है तो आई विल टीच यू दैट आफ्टर डॉक्टर फ़राज क्लास, ठीक है। तो अभी हमने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कवर कर रहे हैं। फिर हमारे पास आ रहा है कि सॉरी हम कहाँ पे थे, ऑक्सीजन बफर फंक्शन। तो ऑक्सीजन बफर जौन सा होता है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म से फंक्शन करता है। सारे बफर्स ही इनफैक्ट जौन से होते हैं वो आपके पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म से जौन से होते हैं ना फंक्शन कर रहे होते हैं। ऑक्सीजन बफरिंग सिस्टम मैकेनिज़्म आपके पास कीमो रिसेप्टर्स आ जाते हैं। बफर विच इज़ प्रेजेंट इन किडनी बट नॉट इन बॉडी फ्लूइड्स, तो आपके पास वो अमोनिया बफर होता है
अमोनिया बफर होता है जो आपके पास ना किडनी में तो प्रेजेंट होता है लेकिन बॉडी फ्लूइड्स में नहीं प्रेजेंट होता। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बफर होता है किडनी के अंदर वो आपके पास प्लाज्मा में नहीं होता, जो एक्सक्लूसिवली रीनल सिस्टम में होता है, वो हमारे पास फॉस्फेट बफर आ जाता है। ठीक है। फिर हमारे पास पॉइंट नंबर 145 आ रहा है। पॉइंट नंबर 145 में अ चाइल्ड 10 years old child died. Autopsy was performed which was otherwise normal except numerous cysts in the kidney. Pattern of inheritance of this disease is autosomal recessive। ठीक है। तो आपके पास जो ऑटोसोमल रिसेसिव होता है ना, ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ आपके पास बच्चों में होती है। ठीक है। रिसेसिव का क्या मतलब होता है? कम होना। ठीक है। तो आप इस तरह समझ लो कि जो रिसेसिव होता है ना, वो बच्चे आपके पास रिसेसिव होते हैं, वो छोटे होते हैं। ठीक है। तो इस तरह आप याद रख सकते हो कि जो ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है ना, वो बच्चों में होती है। ठीक है। इसमें होता क्या है कि सिस्टिक डायलेशंस हो जाती हैं ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है। जो आपके पास किडनी के अंदर कलेक्टिंग डक्ट होता है ना, जो आखिरी वाला पार्ट होता है जहाँ से आपके पास वाटर वगैरह रीअब्जॉर्ब हो रहा होता है, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि एडीएच भी एक्ट कर रहा होता है, तो जो कलेक्टिंग डक्ट है ना, उसके ऊपर आपके पास सिस्टिक डायलेशंस हो जाती है, छोटी छोटी डायलेशंस बन जाएंगी। ठीक है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। ये इसमें और क्या क्या आपको चीज़ें पाई जाएंगी कि जेनिटल हेपेटिक फाइब्रोसिस पाया जाएगा। ठीक है। यानी कि जो आपका लिवर है ना, वो सारा का सारा फाइब्रोज हो जाता है। और साथ में आपके पास सिग्निफिकेंट ओलिगोयूरिक रीनल फेलियर। तो इसमें आपके पास क्या होगा? ओलिगोयूरिया होगा। और इन यूट्रो कैन कॉज पॉटर सीक्वेंस। ठीक है। तो अगर आपके पास सिग्निफिकेंट ओलिगोयूरिक रीनल फेलियर हो रहा है बच्चे के अंदर बिफोर ही इज़ बोर्न, तो फिर आपके पास पॉटर सीक्वेंस होगा। अब मैंने ना ग्रुप के अंदर डायग्राम्स भेजी हुई हैं, अगर आप लोग देख सको तो एक सेकंड में ना, लेट मी चेक। ग्रुप के अंदर ना हमने डायग्राम्स भेजी हुई हैं, इसमें ना पॉटर सीक्वेंस बताया हुआ है कि पॉटर सीक्वेंस क्या होता है। अच्छा, अब पॉटर सीक्वेंस के अंदर ना आपके पास जो एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड की क्वांटिटी ना आपके पास कम हो जाती है। ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड बेसिकली क्या करना है, जो चाइल्ड है ना उसने स्वॉलो करना होता है, और जो एमनियोटिक फ्लूइड स्वॉलो करता है ना, वो आपके पास न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा होता है सारा। ठीक है। बच्चे के अंदर तो जौन सा है, अगर आपके पास एमनियोटिक फ्लूइड की कमी हो जाती है इन यूट्रो, ये आपके पास क्यों हो रही है? ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ की वजह से। ठीक है। जिसमें आपके पास ओलिगोयूरिक रीनल फेलियर आ रहा है, यानी कि आपके पास जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो बन ही नहीं रहा। एमनियोटिक फ्लूइड नहीं बनेगा तो चाइल्ड को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी। और इसमें आपके पास जो मसले आ जाते हैं ना, जो आपके पास सिम्टम्स आ जाते हैं, वो क्या आ जाते हैं? पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया, ओलिगोहाइड्रैमनियोस, रिंकली स्किन आती है, ट्विस्टेड स्किन आती है, ट्विस्टेड फेस आता है जिसे हम पॉटर्स फेसेस कहते हैं। साथ में एक्सट्रीमिटीज़ का डिफेक्ट आ जाता है, रीनल एजेनेसिस हो जाती है। ठीक है। तो ये सारे के सारे सीक्वेंस आपको पॉटर्स में मिलेंगे। और ये होता कब है आपके पास? जब एमनियोटिक फ्लूइड जौन सा है ना, वो नहीं बन पाता। बिल्कुल। तो ये आपके पास जौन सा है ना, ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है। ठीक है। इसमें आपके पास सिस्टिक डायलेशंस होंगी किडनी के जो कलेक्टिंग डक्ट है उसमें, और साथ में हेपेटिक फाइब्रोसिस होगा, और साथ में पॉटर सीक्वेंस के साथ ही एसोसिएटेड होता है। ठीक है। फिर अगला हमारे पास आ जाता है ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक डिजीज़। जो ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक डिजीज़ है ना, ये आपके पास अडल्ट एज के अंदर या आपके पास एडोलेसेंट्स के अंदर जौन सा है ना, वो प्रेजेंट करती है। इसके अंदर क्या हो रहा होता है? इन विच द रीनल पैरेन्काइमा इज रिप्लेस्ड बाय सिस्ट। तो अब जो पैरेन्काइमा होता है ना, वो आपके पास किसी भी ऑर्गन का जो फंक्शनल सब्सटेंस होता है ना, उसे हम पैरेन्काइमा कहते हैं। ठीक है। जो उसका फंक्शनल सारा एरिया होता है उसे हम पैरेन्काइमा कहते हैं। तो इसमें जो रीनल किडनीज हैं उनका पैरेन्काइमा जौन सा है, दैट इज़ रिप्लेस्ड बाय सिस्ट्स। ठीक है। नॉट ओनली द नेफ्रॉन्स, नॉट ओनली द कलेक्टिंग डक्ट, बल्कि जो पूरी की पूरी किडनी है ना, वो सिस्ट से रिप्लेस हो जाती है। ठीक है।
प्रेजेंटेशन या मैनिफेस्ट ये करता है 15 से 30 ईयर्स ऑफ एज के अंदर, इवन दो द जेनेटिक डिफेक्ट इज प्रेजेंट एट बर्थ। तो जेनेटिक डिफेक्ट तो होगा लेकिन वो मैनिफेस्ट या प्रेजेंट 15 से 30 साल के दरमियान में करेगा। और इसमें आपके पास पूरी की पूरी किडनीज़ में तो सिस्ट बन ही रही हैं, साथ में लिवर में भी सिस्ट बन रही हैं। उसमें क्या हो रहा था, लिवर में फाइब्रोसिस हो रहा था, इसमें लिवर में सिस्ट बन जाती हैं। साथ में आपके पास बेरी एन्यूरिज्म्स बन जाते हैं इन द सर्कल ऑफ विलस। ठीक है, तो सबसे कॉमनली एसोसिएटेड होता है लिवर के सिस्ट के साथ। अराउंड 8% लोगों में साथ में बेरी एन्यूरिज्म्स भी बन जाते हैं इन द सर्कल ऑफ विलस। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आपके पास क्या होगा, माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स होगा, अयोटिक डायलिटेशन या डायसेक्शन भी होती है इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के अंदर होती हैं। ठीक है, अब एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो जो मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होता है वो क्या होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है। ठीक है, फिर आपके पास 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड डाइड, autopsy was performed which was otherwise normal except numerous cysts in the kidney and liver. Pattern of inheritance of this disease is autosomal recessive. तो 10 साल का बच्चा है तो 10 साल में आपके पास ऑटोसोमल रिसेसिव होगी। ठीक है, फिर आपके पास आ जाते हैं acute polycystic kidney disease is associated with subarachnoid hemorrhages। ठीक है, क्योंकि जो acute polycystic kidney disease होती है इसमें आपके पास क्या होता है, डायलिटेशंस बन जाती हैं। डायलिटेशंस जब रप्चर होंगी या एनुरिज्म जब आपके पास रप्चर होंगे तो आपके पास तब सबरेकिनॉइड हेमरेज हो जाता है। ठीक है, फिर आपके पास आ रहा है 30 ईयर ओल्ड मेल डाइड सडनली आफ्टर द राइज इन ब्लड प्रेशर ऑन ऑटोप्सी, रप्चर्ड वेसल कंप्लीटली लैक्स द ट्यूनिका मीडिया एट विच पॉइंट ऑफ द एनुरिज्म, मोस्ट लाइकली एनुरिज्म इज बेरी एनुरिज्म। ठीक है, तो जो सबसे कॉमन एनुरिज्म होता है ना वो आपके पास बेरी एनुरिज्म होता है, और इसमें आपके पास जौन सा होता है ना ट्यूनिका मीडिया रप्चर हो जाती है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लें। फिर आगे जौन सा है ना हमारे पास ये एसिड बेस इम्बैलेंस आ जाता है। एसिड बेस इम्बैलेंस में से बहुत सारे सवाल आते हैं तो इसके अंदर आपको अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लें। अच्छा, पॉइंट नंबर 163 ना 146 जौन सा सॉरी, ये इम्पोर्टेंट वाली चीज़ आ रही है हर पेपर के अंदर ना, इसके आपके पास 2 से 3 सवाल आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये अब आप लोगों ने ना बड़ी गौर से सुनना है। अब सबसे पहले उसने बताया हुआ है पेशेंट विद CO2 44, pH 7.33, बायोकार्ब्स आपके पास 19 है, तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस बताया हुआ है। अच्छा यार इसमें जो बेरी एनोरिज्म होते हैं ना इसके अंदर आपके पास ट्यूनिका मीडिया जौन सी होती है उसका डिफेक्ट होता है या वो लैक करती है। ठीक है, अब ट्यूनिका मीडिया जौन सी होती है ना वो आपके पास जो आर्टरी होती है ना उसकी 3 लेयर्स होती हैं। उसमें आपके पास ट्यूनिका इंटेमा आ जाती है, ट्यूनिका मीडिया आ जाती है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया आ जाती है। ठीक है, तो इसमें जौन सा होता है ना ट्यूनिका मीडिया का डिफेक्ट होता है। ठीक है, ये आपके पास लैक कर रही होती है। तो अगर ये ट्यूनिका मीडिया लैक कर रही होती है ना तो इसकी वजह से आपके पास जो आर्टरी है वो कंपैरेटिवली आसानी से रप्चर हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। ठीक है, क्योंकि जो ट्यूनिका मीडिया होती है वो आपके पास मस्कुलर जो आर्टरी होती है ना उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होती है, तो अगर ये आपके पास नहीं होगी तो आर्टरी रप्चर कर जाएगी। ठीक है, ये और सबसे कॉमन जो एनोरिज्म होता है इसकी वजह से वो बेरी एनोरिज्म होता है। ठीक है, फिर है आपके पास ना यार ये आ रहा था कि CO2 44 था, pH 7.33 थी, बायोकार्ब्स आपके पास 19 थे, तो एसिड बेस्ड अबनॉर्मेलिटी कौन सी होगी आपके पास, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। ठीक है, अब सबसे पहले ना हमने pH याद रख लेंगे कि जो नॉर्मल pH है ना वो हमारे पास 7.35 से 7.45 होती है। अगर 7.35 से आपके पास कम होगी pH तो आपके पास ये एसिडिक आ जाएगी, अगर 7.45 से ज़्यादा होगी तो आपके पास अल्कलोसिस आ जाएंगे। ठीक है, अब इस CO2 आपके पास कितनी होती है इससे याद करने का ये तरीका है कि देखो जो नॉर्मल pH है ना उसमें 0.35 आता है, 0.45 आता है। अब शुरू वाले पॉइंट को हटा दो तो फिर आपके पास क्या बचता है, 35 और 45 बच जाता है। तो आपके पास जो CO2 है ना वो 35 से 45 होती है जो इसकी नॉर्मल रेंज होती है। ठीक है, अब CO2 अगर ज़्यादा हो जाएगी
तो जाहिर है हमारे पास फिर एसिडोसिस होगा, 45 से ज़्यादा हमारे पास एसिडोसिस होगा। अगर आपके पास 35 से कम होगी तो फिर आपके पास ये अल्कलोसिस होगा। ठीक है, ये समझ आ गई। फिर हमारे पास बाइकार्ब आ जाते हैं। जो बाइकार्ब की नॉर्मल रेंज है ना वो 22 से 26 होती है। ये आपको बस याद रखना होगा कि बाइकार्ब जो सा होता है ना वो 22 से 26 होता है। अब जो आपके पास बिलो 22 है ना बाइकार्ब्स, वो एसिडोसिस कॉज करवाते हैं, जबकि अबव 26 आपके पास अल्कलोसिस कॉज करवाते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास बाइकार्ब ज़्यादा हो रहे हैं तो अल्कलोसिस हो रहा है, बाइकार्ब्स अगर आपके पास कम हो रहे हैं तो आपके पास एसिडोसिस हो रहा है। ठीक है, अब ना हम डिसऑर्डर्स देख लेते हैं। सबसे पहले ना हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस आ जाता है। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो उसमें आपके पास पीएच तो कम होगी, ठीक है, क्योंकि एसिडोसिस है तो पीएच आपके पास कम होगी। अब मेटाबॉलिक है ना, तो जब भी मेटाबॉलिक आ जाएगा यू ऑलवेज हैव टू एसोसिएटेड विद बाइकार्ब्स। ठीक है, अगर रेस्पिरेटरी आ जाएगा तो उससे हमने एसोसिएट करना है CO2 के साथ। ठीक है, तो अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो आपके पास प्राइमरी डिफेक्ट कहाँ पे होगा, बाइकार्ब्स में। और बाइकार्ब्स कम होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए। जब एसिडोसिस होगा कम हो जाने चाहिए ना बाइकार्ब्स, ठीक है, तो तब आपके पास एसिडोसिस होगा। तो पीएच कम है, इसमें प्राइमरी डिफेक्ट आपके पास क्या आ रहा है कि बाइकार्ब्स की कमी हो रही है। अच्छा, अब बाइकार्ब्स की अगर कमी हो रही है और पीएच भी आपके पास कम हो रहा है तो इसका कॉम्पनसेटरी रिस्पॉन्स क्या होगा। इसके कॉम्पनसेशन के अंदर आपके पास CO2 जौन सा है वो भी कम हो जाएगी ना, क्योंकि CO2 कम होने से आपके पास पीएच क्या होती है, पीएच आपके पास CO2 के कमी की वजह से पीएच आपके पास ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो CO2 कम होगी ताकि वो पीएच को बढ़ा सके। ठीक है, क्योंकि इसमें जो प्राइमरी डिफेक्ट है वो बाइकार्ब्स कम हो रहे हैं, पीएच भी कम हो रही है। ठीक है ना, तो इससे रिस्पॉन्स में आपके पास CO2 की भी कमी होगी ताकि वो पीएच को दोबारा से नॉर्मल की तरफ लेके जा सके। ठीक है, अब उसने मैग्नीट्यूड बताया हुआ है कॉम्पनसेशन का क्या होगा कि द PCO2 विल डिक्रीज बाय 1 मिलीमीटर Hg फॉर एवरी 1 मिलीमोल ऑफ डिक्रीज इन बाइकार्ब्स। ठीक है, तो अगर आपके पास 1 मिलीमोल बाइकार्ब कम हो रहा है तो इसके रिस्पॉन्स के अंदर आपके पास 1 mmHg CO2 भी कम होगा ताकि वो पीएच को जौन सा है वो न्यूट्रलाइज कर सके। ठीक है, फिर आपके पास आ रहा है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में हमारे पास क्या होता है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है ना, तो अल्कलोसिस में पीएच ज़्यादा होगी। अब क्योंकि ये मेटाबॉलिक है तो इसके अंदर जो प्राइमरी डिफेक्ट होगा, बिल्कुल बिल्कुल जितना बाइकार्ब कम हो रहा है उतना ही आपके पास CO2 कम हो रहा है ताकि वो पीएच को मेंटेन रख सके। फिर आपके पास मेटाबॉलिक अल्कलोसिस आ रहा है। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के अंदर ना आपके पास क्योंकि अल्कलोसिस है तो पीएच ज़्यादा हो रहा है। प्राइमरी डिफेक्ट आपके पास क्या है, क्योंकि मेटाबॉलिक है तो इसमें आपके पास बाइकार्ब ज़्यादा हो जाएंगे। बाइकार्ब ज़्यादा हो जाएंगे तो इसका कॉम्पनसेटरी रिस्पॉन्स क्या होगा कि वो PCO2 भी ज़्यादा हो जाएगा। अब PCO2 अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसका क्या मतलब है कि वो पीएच को कम करने की कोशिश करे ताकि पीएच न्यूट्रल रह सके। ठीक है, तो इसके अंदर भी जो मैग्नीट्यूड होता है ना कॉम्पनसेशन का वो वही होता है कि जो 1 mmHg PCO2 राइजेस फॉर एवरी 1 मिलीमोल ऑफ इंक्रीज इन बाइकार्ब। ठीक है, तो जितना आपके पास बाइकार्ब इंक्रीज हो रहा है उतनी ही आपके पास PCO2 भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, फिर हमारे पास ना रेस्पिरेटरी आ जाता है। अब जो रेस्पिरेटरी जब आ जाता है ना तो आपके पास जो मैग्नीट्यूड है कॉम्पनसेशन का वो थोड़ा फ़र्क हो जाता है। ठीक है, मेटाबॉलिक के अंदर तो एक एक था ना कि जितना एक राइज करता है उतना ही दूसरा राइज करता है, जितना एक फॉल करता है उतना ही दूसरा फॉल करता है। अब रेस्पिरेटरी के अंदर जो मैग्नीट्यूड्स है ना वो थोड़े चेंज हो जाते हैं, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अब सबसे पहले ना आपके पास अक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो इसमें आपके पास पीएच डेफिनेटली कम होगी और प्राइमरी डिफेक्ट आपके पास CO2 के इंक्रीज़ होगा। ठीक है, अब इसका कॉम्पनसेशन क्या होगी कि आपके पास बाइकार्ब्स जो सी है ना वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, अब बाइकार्ब्स जब इंक्रीज़ होंगे तो उसका क्या कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली आपके पास पीएच को जौन सा है ना वो ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास पीएच जौन से वो कम हुई है बिकॉज ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो अब इसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो क्या है कि बाइकार्ब विल इंक्रीज बाय 1 मिलीमोल
फॉर एवरी 10 mmHg इन PCO2, ठीक है, राइज इन PCO2। तो हर 10 mmHg राइज ऑफ PCO2 के लिए आपके पास एक बाइकार्बोनेट जौन सा है ना वो इंक्रीज हो रहा है अबव, जब वो 40 mmHg से ज़्यादा आपके पास PCO2 हो रही है, ठीक है। जो नॉर्मली आपके पास रेंज थी वो 35 से 45 थी, तो 40 के ऊपर ना आपके पास जितनी PCO2 ज़्यादा हो रही है, लाइक फॉर एवरी 10 mmHg, लेट सपोज कि अगर आपके पास 40 था, 40 के बाद अब 50 आ गया PCO2, तो बाइकार्ब कितनी राइज होगी, कोई बता सकता है? बाइकार्ब कितने मिलीमोल से राइज होगी? अगर ये 40 से 50 पे चला गया PCO2, तो बाइकार्ब आपके पास कितने मिलीमोल राइज होगी? तो ये चैट बॉक्स में बता सकते हैं। 1 मिलीमोल, ठीक है। इसी तरह अगर ये PCO2 जौन सा है वो 60 mmHg पे चला गया, तो उसके अंदर फिर आपके पास 2 मिलीमोल्स इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। फिर आपके पास क्रॉनिक जौन सा है ना रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आ जाता है। क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में आपके पास वही बात आ जाएगी कि पीएच जौन सी है वो कम हो रही है। प्राइमरी डिफेक्ट आपके पास क्या है कि PCO2 ज़्यादा हो रही है। कॉम्पनसेटरी रिस्पॉन्स के अंदर आपके पास जो बाइकार्ब्स हैं वो भी ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। उसी तरह का सिनेरियो है जिस तरह अक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, लेकिन इसमें जो मैग्नीट्यूड, डॉक्टर अमरीन मैं दोबारा से समझा देता हूँ रेस्पिरेटरी वाला, बस ये मैं कंप्लीट कर लूँ फिर समझा देता हूँ। अच्छा, तो अब इसमें जो क्रॉनिक है ना, क्रॉनिक के अंदर भी चेंजेस तो सेम ही आ रही है अक्यूट की तरह की, लेकिन इसमें जो मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड हमारे पास डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड किस तरह डिफरेंट हो रहा है कि जो बाइकार्ब्स है ना विल इंक्रीज बाय 4 मिलीमोल फॉर एवरी 10 mmHg इंक्रीज इन PCO2 अबव 40 mmHg, ठीक है। तो क्योंकि ये क्रॉनिक कंडीशन है ना, तो क्रॉनिक कंडीशन के अंदर आपके पास जो बाइकार्ब्स है ना उन्हें भी ज़्यादा इंक्रीज होना पड़ेगा टू कॉम्पनसेट फॉर द पीएच, ठीक है। तो ये क्रॉनिक कंडीशन है तो इसमें बाइकार्ब्स को ज़्यादा इंक्रीज होना पड़ेगा। लेट्स सपोज कि अब ये क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, तो आप मुझे बता सकते हो कि अगर यहाँ पे आपके पास 40 से 50 जा रहा है तो बाइकार्ब कितनी फिर इंक्रीज होगी? फोर्टी से 50 जा रहा है तो बाइकार्ब कितना इंक्रीज होगा फॉर कॉम्पनसेशन? बता सकता है? 4 होगा ना, 4 होगा बिल्कुल। अगर ये 40 से 60 जाएगा तो 60 में आपके पास 8 होगा, जिस तरह डॉक्टर सादिया कह रही हैं, ठीक है। तो 40 से 50 जाएगा तो आपके पास 4 इंक्रीज़ होगा बाय 4 mmHg। नॉर्मल आपके पास बाइकार्ब कितना होता है? नॉर्मल लेट सपोज आपके पास बाइकार्ब 26 था, तो 26 से आपके पास 4 इंक्रीज़ होगा तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर लेट सपोज कि PCO2 आपके पास 40 से 50 पे चली गई है तो बाइकार्ब आपके पास 26 से वो 30 पे चला जाएगा। डॉक्टर अमरीन मैं आपको समझा देता हूँ दोबारा से, लेकिन बाकी सबको जनरली ये समझ आ रहा है अभी तक ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वाला? इस पे मैं ज़्यादा टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ना इसमें जौन सा है आ जाता है, जो पेपर है ना, पेपर में 2 से 3 सवाल ना इसमें से लाजमी आते हैं, तो ये आप लोगों को अच्छी तरह आना चाहिए, ठीक है। अच्छा डॉक्टर अमरीन मैं आपके लिए ना रेस्पिरेटरी एसिडोसिस रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप लोगों ने जो आपने जौन सा ना अच्छी तरह सुनना है। अब जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है ना, इसमें आपके पास क्या है कि क्योंकि ये एसिडोसिस है ना, तो एसिडोसिस में देखो कि पीएच जौन सी है वो डिक्रीज़ होती है, ठीक है, क्योंकि एसिडोसिस है। अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो आपके पास जो प्राइमरी डिफेक्ट होगा वो किस में होगा? PCO2 में होगा, यानी आपके पास जो PCO2 है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब जो आपके पास PCO2 इंक्रीज़ हो रही है उसे कॉम्पनसेट करने के लिए क्या हो रहा है? उसे कॉम्पनसेट करने के लिए ना आपके पास बाइकार्ब्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब जब बाइकार्ब्स आपके पास इंक्रीज़ होंगे
तो वो क्या कोशिश करेंगे कि पीएच को टुवर्ड्स नॉर्मल लाएं, ठीक है। बाइकार्ब इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि अल्कलोसिस वो कॉज करें, क्योंकि प्राइमरी डिफेक्ट आपके पास रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, तो बाइकार्ब्स इंक्रीज हो रहे हैं। बाइकार्ब्स इंक्रीज होकर वो एसिडोसिस को ख़त्म करने की कोशिश करें, पीएच को इंक्रीज करने की कोशिश करें कि वो न्यूट्रल पे आ जाए, 7.35 से 7.45 की तरफ आ जाए, ठीक है। तो इस वजह से आपके पास बाइकार्ब्स जो से ना वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। दोनों अक्यूट और क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में होगा यही, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है ना कॉम्पनसेशन का, वो दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होगा। फ़र्क किस तरह होगा कि जो आपके पास बाइकार्ब है ना, वो आपके पास इंक्रीज करेगा बाय 1 मिलीमोल फॉर एवरी 10 mmHg इंक्रीज इन PCO2। तो लेट्स सपोज कि PCO2, क्योंकि प्राइमरी डिफेक्ट क्या था इसमें, PCO2 का इंक्रीज था। अब जो PCO2 है उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, 35 से 45 होती है। हम ऊपर वाली वैल्यू ले लेते हैं, 45 ले लेते हैं, ठीक है। अब हमने 45 ले ली है, अब PCO2 45 से 55 पे हो गया है, ठीक है। 10 mmHg आपके पास ज़्यादा हो गया, ठीक है। 45 था, अब वो 55 हो गया लेट्स सपोज, ठीक है। अब 55 ये हो गया है, तो उसने बताया हुआ है कि बाइकार्ब आपके पास हर 10 mmHg के साथ ऑफ PCO2 1 मिलीमोल बढ़ती है। तो इसमें अब बाइकार्ब कितनी बढ़ जाएगी, डॉक्टर अमरीन अब आप बता सकते हैं कि 10 mmHg जॉनसन ना हमने PCO2 बढ़ा दी है, तो इसमें बाइकार्ब कैसे कितनी बढ़ेगी। डॉक्टर अमरीन आप बता सकती हैं। 1 बढ़ेगी, ठीक है। इसी तरह हमने अगर 45 से ये 65 कर दिया है, हमने 20 बढ़ा दिया है, तो फिर बाइकार्ब कितनी बढ़ेगी, फिर 2 बढ़ेगी, ठीक है ना। ये बात है। अब क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में देख लेते हैं, चीज़ें उसमें वही होनी है, बस मैग्नीट्यूड थोड़ा सा ना चेंज हो रहा है। जिन डॉक्टर साहब को 4-8 वाली बात नहीं समझ आएगी आई थी ना, वो अभी मैं रिपीट कर ये इसमें आ जाएगी कि आपके पास बाइकार्ब जौन सा है ना विल इंक्रीज बाय 4 मिलीमोल फॉर एवरी 10 mmHg, ठीक है। तो इसमें अगर आप 10 mmHg ज़्यादा कर रहे हो, तो इसमें आपके पास जो बाइकार्ब है वो बाय 4 बढ़ है, क्योंकि क्रॉनिक कंडीशन है, तो इस पर आपके पास बाइकार्ब को ज़्यादा बढ़ना पड़ेगा ताकि वो पेज को न्यूट्रल कर सके, ठीक है। तो लेट सपोज यहाँ पे हमने 45 से 55 कर दिया है जो आपके पास PCO2 है, तो इसमें आपके पास बाइकार्ब कितनी बढ़ेगी। डॉक्टर मुबारक या डॉक्टर अमरीन में से कोई बता सकता है कि लेट सपोज कि इसमें हमने 45 से 55 कर दिया है, तो इसमें आपके पास बाइकार्ब कितना बढ़ेगा। बिल्कुल 4 बढ़ेगा, ठीक है। अब इसमें अगर हमने 45 से 65 कर देंगे तो फिर कितना बढ़ेगा। बिल्कुल क्रॉनिक पे अगर हम 45 से 65 कर देंगे तो फिर कितना बढ़ेगा बाइकार्ब। डॉक्टर फवाद 4 क्यों बढ़ेगा, अब हमने 20 इंक्रीज कर दिया ना, 20 में फिर आप 4 को भी डबल कर दोगे तो फिर 8 हो जाएगा ना, ठीक है। क्योंकि देखो 45 से 55 में जाने में 4 होगा, फिर 55 से 65 जाने में फर्दर 4 होगा, तो फिर आपके पास ये 8 हो जाएगा ना, ठीक है। फिर आपके पास रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस आ जाता है। अब जो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है ना, इसमें भी आपके पास दो ही कंडीशंस आ जाती हैं, इसमें आपके पास अक्यूट आ जाता है और क्रॉनिक आ जाता है, ठीक है। अब जो अक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या सॉरी अल्कलोसिस है या क्रॉनिक रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है क्योंकि ये अल्कलोसिस है ना, इसमें आपके पास जो पीएच है वो तो बढ़ेगी, ठीक है, ये हमें पता है। और जो प्राइमरी डिफेक्ट होगा, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी है ना, तो इसमें जो प्राइमरी डिफेक्ट होगा वो CO2 की कमी होगी, ठीक है। अब CO2 की कमी है तो इसे कॉम्पनसेट करने के लिए क्या होगा कि बाइकार्ब्स भी कम हो जाएंगे, ठीक है ना। अब बाइकार्ब्स अगर आपके पास कम हो रहे हैं तो वो पीएच का क्या करवाएंगे, पीएच को वो डिक्रीज करवा देंगे, ठीक है। पीएच को वो डिक्रीज करवाने की कोशिश करेंगे ताकि आपका जो पीएच है वो नॉर्मल हो सके। अब इसमें जो मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्पनसेशन है ना, वो किस तरह हो रहा है कि द बाइकार्ब विल डिक्रीज बाय 2 मिलीमोल फॉर एवरी
10 mmHg in PCO2 decrease below 40 mmHg, ठीक है। तो अब आपके पास 40 से PCO2 जो है ना वो नीचे जा रहा है, ठीक है। तो अब लेट्स सपोज कि हर जो 10 mmHg वो नीचे जाएगा PCO2, उसके लिए बाइकार्ब्स 2 मिलीमोल नीचे जाएंगे, ठीक है। तो लेट्स सपोज अब 40 से ये 30 पे चला गया है, तो बाइकार्ब्स आपके पास कितना नीचे जाएंगे, चैट बॉक्स में बता सकते हैं। 40 से आपके पास 30 चला गया है PCO2, तो बाइकार्ब्स फिर कितना नीचे जाएंगे, बिल्कुल 2 जाएंगे, ठीक है। और क्रॉनिक में भी आपके पास वही सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जो मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्पनसेशन है वो डिफरेंट होगा। क्रॉनिक के अंदर ना हर 10 mmHg PCO2 कमी के लिए आपके पास 5 मिलीमोल जो सा है ना वो कम होंगे, क्योंकि क्रॉनिक में हमने पढ़ा था कि वो कॉम्पनसेशन के लिए उसे ज़्यादा चाहिए होता है ना, ठीक है। क्रॉनिक में कॉम्पनसेशन के लिए उसे ज़्यादा बाइकार्ब्स चाहिए होते हैं। तो फॉर एवरी 10 mmHg डिक्रीज इन PCO2 आपके पास 5 मिलीमोल्स ऑफ बाइकार्ब्स कम होंगे, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि आपके पास क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है, उसमें PCO2 40 से 30 चला गया है, तो इसमें आपके पास बाइकार्ब्स कितने कम हो जाएंगे, इसमें बाइकार्ब्स हमारे पास कितने कम हो जाएंगे, बिल्कुल 5। अगर 40 से 20 चला जाएगा तो फिर आपके पास बाइकार्ब्स कितने कम हो जाएंगे, 10 कम हो जाएंगे, ठीक है। ये वाली बात है। अब ना हम MCQs देख लेते हैं कि इन अ स्टेट वेयर देयर इज अ फॉल इन pH ऑफ प्लाज्मा, इंक्रीज बाइकार्ब and increase in PCO2 there is partially compensated respiratory acidosis, ठीक है। अब ऐसी स्टेट जहाँ पे pH फॉल कर रही है प्लाज्मा की, इंक्रीज बाइकार्बोनेट हो रहा है, इंक्रीज PCO2 हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि ये पार्शली कॉम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, ठीक है। अब हमें ये कैसे पता चला कि एसिडोसिस है, क्योंकि उसमें आपके पास PCO वो जो pH है ना, pH आपके पास कम है, तो इसका मतलब है कि ये एसिडोसिस है, ठीक है। अब उसने बताया हुआ है कि PCO2 जौन सी है वो ज़्यादा हुई हुई है, ठीक है। PCO2 ज़्यादा हुई है, उसके रिस्पॉन्स के अंदर ना आपके पास जो बाइकार्ब्स है उसका भी इंक्रीज़ हुआ हुआ है, ठीक है। तो पहले तो हम ना कॉम्पनसेटेड छोड़ दो, हम सादी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पढ़ते हैं, ठीक है। सादी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होता है कि आपके पास pH कम होगी और PCO2 ज़्यादा होगी, तो उससे हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहते हैं, ठीक है। अब अगर तो ये कॉम्पनसेट नहीं हुई तो इसमें क्या होगा कि जो बाइकार्ब लेवल्स होंगे वो नॉर्मल होंगे, ठीक है। अब बाइकार्ब लेवल जो से होंगे ना वो नॉर्मल होंगे, तो आपके पास वो सादी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। लेकिन अगर आपके पास बाइकार्ब लेवल जो से वो राइज कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, ये कॉम्पनसेशन हो रही है, हाँ मैं बता रहा हूँ डॉक्टर ईशा आपको। अब अगर आपके पास बाइकार्ब लेवल जो से हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, क्या होने की कोशिश हो रही है, बाइकार्ब ज़्यादा होने से क्या होगा, चैट बॉक्स में बता सकते हो कि बाइकार्ब इसमें जब ज़्यादा होंगे तो फिर क्या होगा। कॉम्पनसेशन होगी ना, बिल्कुल। तो जब बाइकार्ब्स आपके पास ज़्यादा होंगे तो वो क्या कोशिश करेंगे, पीएच को टुवर्ड्स द नॉर्मल ले आए, ठीक है। यानी कि जो एसिडोसिस है, पीएच की कमी है, उसे वो नॉर्मल रेंज के अंदर ले आए। लेकिन अभी देखो आप कि उसने क्या बोला हुआ है कि पीएच जो सी है ना वो अभी भी कम है, पीएच अभी तक नॉर्मल नहीं हुई, ठीक है। पीएच डिस्पाइट बाइकार्ब्स इंक्रीजिंग अभी तक नॉर्मल पे नहीं गई, तो इसका क्या मतलब है कि अभी पार्शियल कॉम्पनसेशन है, ठीक है। फुल कॉम्पनसेशन कब होगी, जब पीएच नॉर्मल की तरफ चली जाएगी, 7.35 से जब 7.45 पे चली जाएगी बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन बाइकार्ब, तो तब हम कहेंगे कि पूरी तरह कॉम्पनसेशन हो गई है। लेकिन अभी बाइकार्ब्स इंक्रीज तो हो रहे हैं, लेकिन वो इतने इंक्रीज नहीं हुए कि पीएच वो नॉर्मल कर दे, तो इसलिए हम इसे पार्शली कॉम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कह रहे हैं। डॉक्टर ईशा आपको समझ आ गई और बाकी सबको समझ आ गई कि पार्शियल क्यों है।
ये वाली बात सबको समझ आ गई कि पार्शियल क्यों है, कंप्लीट क्यों नहीं है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट था बेसिकली। फॉर दिस एंड कमिंग क्वेश्चंस रिमेंबर, decrease pH, increase CO2, respiratory acidosis with compensation from renal by increases the bicarbonate, but as it fails to bring pH towards normal, इस वजह से हम उसे partially compensated respiratory acidosis कह रहे हैं, ठीक है। फिर अगला पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि pH आपके पास 7.32 है, PCO2 आपके पास 50 है, बाइकार्ब जोन से वो 24 है, इंक्रीज एनाइन गैप है, ठीक है। एनाइन गैप को अभी रहने दो, एनाइन गैप हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी आप डायग्नोसिस तो इस पे बना सकते हो ना कि आपके पास जो पीएच है वो एसिडिक है, PCO2 जोन सी है वो आपके पास ज़्यादा हुई हुई है, 35 से 45 थी नॉर्मल, ये 50 हुई हुई है। तो आपके पास PCO2 ज़्यादा है, बाइकार्ब आपके पास नॉर्मल है, तो ये आपके पास डायग्नोसिस क्या बन रहा है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का बन रहा है। Patient came in ill condition. His ABG showed pH 7.32, PCO2 60 है, ज़्यादा हुई है, बाइकार्ब आपके पास 24 है, एनाइन गैप नॉर्मल है। तो ये आपके पास क्या है, अनकॉम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, ठीक है। क्यों अनकॉम्पनसेटेड है, क्योंकि इसमें आपके पास जो बाइकार्ब्स है ना वो नॉर्मल है। अब इसमें कॉम्पनसेटेड जब होगी, हाँ ये अनकॉम्पनसेटेड है ना, बिल्कुल। अब इसमें आपके पास कॉम्पनसेशन जब होगी तो बाइकार्ब्स के लेवल को क्या हो जाना चाहिए, अगर ये कॉम्पनसेटेड का सिनेरियो होता तो बाइकार्ब्स के लेवल को क्या होता, यार इससे ऊपर वाला अभी छोड़ दो, अभी ये वाले पे कंसंट्रेट करो, ऊपर वाला मैं दोबारा से बता देता हूँ। इंक्रीज़ होते, बिल्कुल बाइकार्ब लेवल्स इसमें इंक्रीज़ होते ना अगर ये आपके पास कॉम्पनसेटेड होती। और इसमें फिर पीएच को क्या होता, अगर ये कॉम्पनसेटेड होती तो पीएच को क्या होना था, पीएच इंक्रीज होती है, पीएच नॉर्मल रेंज में आपको मिलती ना, 7.35 से 45 में आपको मिलती, ठीक है, अगर वो आपके पास कॉम्पनसेटेड होता। हाँ बिल्कुल, तो ये कॉम्पनसेटेड होता। अब पार्शली कॉम्पनसेटेड कब होता, कि जब बाइकार्ब्स तो इंक्रीज हुए होते लेकिन पीएच जो सी है वो अभी तक डिक्रीज होती, ठीक है, पीएच कम होती लेकिन बाइकार्ब्स इंक्रीज होते, तो उससे हम फिर पार्शली कॉम्पनसेटेड कहते हैं। हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि जो ऊपर वाला पॉइंट था ना, जो पीएच 7.32, PCO2 50, बाइकार्ब 24 वाला था, ये अनकॉम्पनसेटेड है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, अनकॉम्पनसेटेड है डॉक्टर फुआद, आप सही कह रहे हो, ऊपर वाला। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये अब तीन सिनेरियोज आ जाते हैं इसमें, अनकॉम्पनसेटेड, पार्शियली कॉम्पनसेटेड और कॉम्पनसेटेड आ जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास अगला पॉइंट आ जाता है एस्थमेटिक पेशेंट विथ पीएच 7.31। एस्थमेटिक पेशेंट है जिसका पीएच आपके पास 7.31 है, बाइकार्ब आपके पास 25 है, PCO2 आपके पास 48 है। तो आपके पास डायग्नोसिस क्या बन रहा है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है जो कि अनकॉम्पनसेटेड है। अब तक आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि अनकॉम्पनसेटेड ये क्यों है, ठीक है, क्योंकि बाइकार्ब जो है वो नॉर्मल है। विच रिमेन्स नॉर्मल इन क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, तो नॉर्मल कौन सी चीज़ रहेगी क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में, हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन जो सी है वो आपके पास नॉर्मल रहती है कॉम्पनसेटरी क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में। क्योंकि यार इसमें जो सा है ना, ये होता है कि क्रॉनिसिटी की वजह से ना, क्योंकि एक बंदे के अंदर अगर बहुत अरसे से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस चल रही है ना, तो क्रॉनिक जो आपके पास रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है उसमें हाइड्रोजन लेवल्स ऑलमोस्ट नॉर्मल पे ही आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें हाइड्रोजन लेवल जो हैं वो नॉर्मल होते हैं। आज तक याद करने वाली बात यह है कि जिन लोगों के अंदर बहुत अरसे से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस रह रही होती है तो उसमें ना आपके पास बफर मैकेनिज्म जो हैं इस तरह एक्टिवेट हो जाते हैं कि वो हाइड्रोजन आयंस को नॉर्मल रेंज में रखते हैं। फिर आपके पास आ जाता है पेशेंट हैज़ अ क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है फॉर एवरी 10 राइज इन CO2। अब ये क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का सिनेरियो है, ठीक है। अब इसमें ना फॉर एवरी 10 राइज इन CO2 आपके पास कॉम्पनसेटरी राइज बाइकार्ब का कितना होता था, 4 होता था, ठीक है ना।
ये आप लोगों को ऊपर बताया था। फिर लॉन्ग सिनेरियो बट PCO2 विल बी डिक्रीज टू कॉम्पनसेट फॉर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, कि PCO2 जौन सा होता है वो डिक्रीज़ होता है टू कॉम्पनसेट फॉर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। फिर आपके पास आ जाता है pH 7.36, बाइकार्ब्स आपके पास 16 है, PCO2 30 है। तो ये आपके पास क्या कंडीशन है, कॉम्पनसेटेड है। इसमें आप बता सकते हो कि आपके पास क्या ऐसी चीज़ है जो कॉम्पनसेशन को इंडिकेट कर रही है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो है, लेकिन मेटाबॉलिक एसिडोसिस आपके पास क्यों है, क्योंकि आपके पास जो बाइकार्ब के लेवल्स हैं ना वो नॉर्मल से कम है, इसलिए आपके पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कब होगा, जब बाइकार्ब्स के लेवल कम होंगे। लेकिन क्या चीज़ है जो इंडिकेट कर रही है कि कॉम्पनसेटेड है। बाइकार्ब्स तो डॉक्टर साहब प्राइमरी डिफेक्ट हो जाएगा ना, प्राइमरी डिफेक्ट मेटाबॉलिक एसिडोसिस में आपके पास क्या है, बाइकार्ब्स कम है। बिल्कुल, इसमें देखो पीएच जौन सी है वो नॉर्मल है। ठीक है, साथ में एक और चीज़ भी है, जो PCO2 है वो भी तो कम हुई हुई है ना, PCO2 भी कॉम्पनसेट करने के लिए कम हो गई है। देखें आप, ऐसा ही है ना, पीएच भी नॉर्मल है और साथ में आपके पास PCO2 भी कॉम्पनसेट करने के लिए कम हो गई है। समझ आ गई वाली बात। आप दोनों चीज़ें देखोगे ना, दोनों चीज़ों से आपको पता चल रहा है कि कॉम्पनसेट हो गई हुई है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट आपके पास क्योंकि देखो अगर हाल ही आप PCO2 देखते तो हाल ही PCO2 से तो आपको ये भी आप सोच सकते हो ना कि ये पार्शली कॉम्पनसेटेड है। ठीक है, हाल ही अगर आप PCO2 देखते तो उससे आप ये भी समझ सकते थे कि पार्शली कॉम्पनसेटेड है। तो इसलिए आपने पीएच को भी साथ देखना है। अगर पीएच भी टुवर्ड्स नॉर्मल चली गई है तो इसका मतलब है कि पूरी तरह कॉम्पनसेट हुआ हुआ है। ठीक है, बिल्कुल डॉक्टर बुशरा सही कह रही हैं कि पहले हमने PCO2 देखना है और उसके बाद हमने पीएच देखनी है। अगर दोनों हैं तो फिर आपने कॉम्पनसेटेड चूज़ करना है। फिर अगला पॉइंट ये आ रहा है कि डिक्रीज बाइकार्ब इज़ एसोसिएटेड विद मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, तो जो बाइकार्ब्स आपके पास कम होते हैं वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ होते हैं। फिर ब्लड गैस एनालिसिस ऑफ अ पेशेंट शोज pH 7.5, बाइकार्ब 32, PCO2 40। व्हाट कंडीशन इज ही इन, तो अनकॉम्पनसेटेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा। पेशेंट का कार एक्सीडेंट हुआ है बट डिडंट गेट एनी एक्सटर्नल इंजरीज, उसका pH 7.5 है, PCO2 जौन सा है वो 20 है। ठीक है, एंड बाइकार्ब इज 20। तो सिनेरियो किस चीज़ का है, एस्पिरेटरी अल्कलोसिस का। अब देखो जो पीएच है वो आपके पास ज़्यादा हुई हुई है, पीएच ज़्यादा होने के साथ साथ आपके पास क्या हुआ है, जो PCO2 है वो कम हुई हुई है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो गया। ठीक है, और ये आपके पास अब मुझे इस वाले सिनेरियो में आप टेस्ट हो गए, बाइकार्ब जौन सी है ना वो आपके पास 20 है। ठीक है, बाइकार्ब 20 है, तो मुझे कोई बता सकता है ये कॉम्पनसेटेड है, अनकॉम्पनसेटेड है या पार्शियली कॉम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है। कॉम्पनसेटेड। और कोई बता सकता है। यार आप लोग बताओ ना, सही हो गलत हो वो अलग बात है। देखो पार्शली कॉम्पनसेटेड होगा ना, क्योंकि इसमें देखिए जब पूरी तरह कॉम्पनसेट होता है तो उसमें आपके पास पीएच नॉर्मल पे चली जाती है, लेकिन देखो पीएच अभी तक नॉर्मल पे नहीं गई, पीएच अभी तक ज़्यादा है। ठीक है, तो आपके पास बाइकार्ब्स तो कम हो रहे हैं। ठीक है, बाइकार्ब्स आपके पास कम हो रहे हैं, लेकिन वो इतने कम अभी तक नहीं हुए कि वो पीएच को नॉर्मलाइज कर सके, तो ये पार्शली कॉम्पनसेटेड होगा, अनकॉम्पनसेटेड तो नहीं होगा ना। अनकॉम्पनसेटेड तो तब होता है जब बाइकार्ब्स अपने नॉर्मल रेंज में होते हैं, बाइकार्ब्स अपनी नॉर्मल रेंज में तो नहीं है ना। तो इसका क्या मतलब है कि ये आपके पास पार्शली कॉम्पनसेटेड है। ठीक है, बाइकार्ब्स कम हो रहे हैं लेकिन वो अभी तक इतने कम नहीं हुए कि वो पीएच को नॉर्मलाइज कर सकें।
ठीक है, तो ये पार्शियली कॉम्पनसेटेड होगा। समझ आ गई आप सबको? चलें, फिर अगला आपके पास आ जाता है ABGs ऑफ अ पेशेंट आर pH 6.73, बाइकार्ब 10, PCO2 66। द पॉसिबल डायग्नोसिस इज मिक्स्ड एसिडोसिस। अब इसमें आप देखो कि pH आपके पास कम है, बाइकार्ब्स भी आपके पास कम है और PCO2 ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी है। तो जब दोनों एसिडोसिस हो रही हैं तो उसे हम फिर मिक्स्ड एसिडोसिस कहेंगे। ठीक है, फिर अगला आपके पास आ जाता है अ पेशेंट विद सिवियर वॉमिटिंग एंड डायरिया फॉर वन डे प्रेजेंटेड विद टैकिपनिया एंड रेस्पिरेटरी रेट 22, हाइपोटेंशन, लैब शोज हाइपोक्लोरीमिया, हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपोक्लोकलीमिया। व्हाट इज़ द डायग्नोसिस? तो आपके पास ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। ठीक है, अब इसमें आपके पास क्या है कि पेशेंट है, उसे वॉमिटिंग और डायरिया दोनों है। ठीक है, फॉर वन डे, साथ में उसे टेकिपनी है, ज़ोर तेज़ी तेज़ी से सांस ले रहा है, रेस्पिरेटरी रेट उसका बढ़ा हुआ है। ठीक है, लैब में आपको हाइपोक्लोरीमिया नज़र आएगा, हाइपोक्लोराइड लेवल्स जो हैं वो कम हुए हैं, सोडियम लेवल्स भी कम हुए हुए हैं, पोटेशियम लेवल्स भी कम हुए हुए हैं। तो आपके पास ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब आप लोगों ने ना इसमें एक आध चीज़ ना ये याद रखने वाली है ज़्यादा। ठीक है, कि अगर आपके पास वॉमिटिंग और डायरिया दोनों आ जाएगा ना, तो वॉमिटिंग और डायरिया के सिनेरियो में जब दोनों चीज़ें हो रही है ना, तो आपके पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। ठीक है, अगर हाली डायरिया आ जाएगा तो उसमें आपके पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। अगर आपके पास हाली वॉमिटिंग आ जाएगा तो उसमें आपके पास मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखनी है बात कि हाली वॉमिटिंग के अंदर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, हाली डायरिया में मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और डायरिया और वॉमिटिंग जब दोनों आएंगे तो हमने मेटाबॉलिक एसिडोसिस को चूज़ करना है। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि वॉमिटिंग के अंदर एल्कलोसिस होता है, लेकिन वॉमिटिंग और डायरिया दोनों आ जाए ना तो फिर आपने एसिडोसिस चूज़ करना है। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है रेजिडेंट लिविंग एट 12,000 फीट हाइट एल्टीट्यूड कंप्लेन्स ऑफ इलनेस। तो आपके पास क्या होगा? रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगा। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो हाई एल्टीट्यूड्स पे पेशेंट जाते हैं ना, या जिन्हें एल्टीट्यूड सिकनेस होती है, ऊपर क्या होता है आपके पास ऑक्सीजन कम होती है। ठीक है, ऑक्सीजन जब कम होती है ना तो ऑक्सीजन को आप इनहेल करने के लिए तेज़ी तेज़ी से सांस लेते हो। ठीक है, जब आप तेज़ी तेज़ी से सांस लोगे तो आपके पास क्या होता है, CO2 जो है ना वो वॉश आउट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, CO2 जो सी है ना वो वॉश आउट होना शुरू हो जाती है। तो जब CO2 आपके पास बॉडी से बहुत ज़्यादा निकलेगी क्योंकि आप तेज़ी तेज़ी से सांस ले रहे हो, तो इसमें आपके पास फिर क्या होगा? रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस आ जाएगा, क्योंकि जो PCO2 है वो फॉल कर जाती है। द कट ऑफ वैल्यू फॉर मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज़ बाइकार्ब मोर देन 26। फिर अगला आपके पास आ जाता है पर्सन ब्रीदिंग इनटू अ पेपर बैग, व्हाट विल कॉज हाइपर वेंटिलेशन। तो एक पेपर बैग के अंदर वो अगर वेंटिलेट कर रहा है तो फिर आपके पास क्या होगा? जो एक्सहेल्ड एयर है ना वो जमा होना शुरू हो जाएगी बैग के अंदर। जब एक्सहेल्ड एयर में क्या होता है? ज़्यादा CO2 होता है। तो जब CO2 पेपर में बैग के अंदर CO2 ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आप CO2 ही इनहेल करना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन तो ख़त्म हो गई, आपने सारी यूज़ कर ली है। तो इस वजह से आपके पास इंक्रीज आर्टेरियल CO2 हो जाएगी और वो आपके पास हाइपर वेंटिलेशन होगी। ठीक है, फिर ब्लड फ्रॉम आर्टेरियल pH इज टेकन फ्रॉम आर्टेरियल ब्लड इन हेपरनाइज ट्यूब। ठीक है, तो जो आपके पास ब्लड है ना फ्रॉम आर्टेरियल pH, वो आप कहाँ से लेते हो? आप आर्टेरियल ब्लड लेते हो इन हेपरनाइज ट्यूब। अच्छा, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ना, इससे मुझे एक और सिनेरियो याद आ गया कि जो आपके पास ना जब आप एयरप्लेन वगैरह में सफ़र कर रहे होते हो तो उसमें क्या होता है कि हाई एल्टीट्यूड में आप चले जाते हो ना, तो हाई एल्टीट्यूड में क्या हो रहा होता है कि CO2 वॉश आउट हो रहा होता है। ठीक है, जिस तरह अभी हमने पढ़ा था कि उसमें आपके पास रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो रहा होता है।
तो उसमें ना वो अमूमन आपको कहते हैं कि आप एक पेपर बैग के अंदर ना सांस लो। तो जब आप पेपर बैग के अंदर सांस लेते हो तो क्या होता है कि CO2 जो सा है वो आपका सारा का सारा पेपर बैग के अंदर जमा हो जाता है, और फिर आप वही CO2 जब इनहेल करोगे तो आपका वो जो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस वाली कंडीशन है ना वो करेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये भी कभी कभार सिनेरियो आ जाता है। हिकअप्स में भी करते हैं, और वो जो है ना एयरप्लेन में जब आप सफ़र वगैरह कर रहे हो या हाई एल्टीट्यूड में चले जाओ तब आप ये करते हो। ठीक है ना। अच्छा, ABGs आप जौन सा है ना वो हेपरनाइज ट्यूब में लेते हो। हाँ, उसका भी यही मैकेनिज़्म होता है। फिर आपके पास ना, हम कहाँ पे थे, कॉम्पनसेटरी मैकेनिज़्म। अच्छा गाइस, मुझे बताओ कि ये अब कॉम्पनसेटरी मैकेनिज़्म अभी कर लें या अभी हम ये पॉइंट्स डिस्कस कर लें और फिर वो डॉक्टर फ़राह की क्लास के बाद कर लें, जैसे आप लोग कहते हो। क्योंकि 8-10 तो हो गए, फिर आई थिंक वो 8:30 वो क्लास लेती है जो डॉक्टर फ़राह है। तो फिर ये है कि हम 5-10 मिनट जो है ना मीट पे एक सेशन कर लेते हैं जिसमें ये मैं जो सारी चीज़ें वो क्लियर कर लेंगे, और फिर जो सा है ना हम दोबारा से डॉक्टर फ़राह की क्लास के बाद ये बाकी पॉइंट्स कर लेंगे। ठीक है, इफ़ इट्स फाइन बाय एवरीवन। अभी मैं करवा देता हूँ, लेकिन फिर चलो मैं अभी करवा देता हूँ। यार डॉक्टर शामी, अभी ना जो हम फिर क्लास लेते हैं ना उसमें भी मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है इतना। जो मीट पे सेशन होगा ना उसमें आप ये पॉइंट याद रख लेना। मीट वाले सेशन में ना हम ये पॉइंट क्लियर कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, आप कहाँ पे थे? हाँ, कॉम्पनसेटरी मैकेनिज़्म कर लेते हैं। डॉक्टर शामी, जो मिक्स वाला है ना ये आप बात याद रख लेना, ये हम मीट पर डिस्कस कर लेंगे। इफेक्ट ऑफ एसिडोसिस ऑन बॉडी आपके पास क्या होगा? बॉडी विल काउंटर एक्ट टू इट बाय हाइपर वेंटिलेशन। ठीक है ना। अगर एसिडोसिस हो रही है तो बॉडी हाइपर वेंटिलेट करेगी। हाइपर वेंटिलेशन से आपके पास क्या होगा कि CO2 वॉश आउट होगा, तो आपके पास एसिडोसिस जौन सी होती है वो बैलेंस हो जाएगी। pH आपका जौन सा है वो दोबारा से ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। फिर अगला पॉइंट है, पेशेंट हैज़ क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। फॉर एवरी 10 mm राइज इन PCO2 द कॉम्पनसेटरी राइज इन PCO2 इज वो बाइकार्ब इज 4। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। मेटाबॉलिक एसिडोसिस रेगुलेशन ऑफ किडनी इज़ बाय हाइड्रोजन लॉस। ठीक है, तो जो आपके पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस रेगुलेशन है वो किस तरह हो रही होती है? किडनी से हाइड्रोजन आयंस जौन से होते हैं वो लूज़ होते हैं, जिस वजह से आपके पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस की करेक्शन हो जाती है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स नॉर्मल इन क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस? तो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में हमने पढ़ा था पीछे भी कि जो प्लाज्मा हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन होती है ना वो नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। फिर अगला हमारे पास आ रहा था, इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस हाउ इज़ रीनल कॉम्पनसेशन डन? तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर ना रीनल कॉम्पनसेशन कैसे होती है? ग्लूटामीन सिक्रीशन से होती है। ठीक है, ये वाला पॉइंट जौन सा है ना मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, मुझे ज़रा एक सेकेंड दो। अच्छा, अब आपके पास क्या होता है कि किडनीज जौन सी होती है ना वो ग्लूटामीन को कन्वर्ट करती हैं इन द ब्लड स्ट्रीम इनटू बाइकार्ब आयंस और अमोनियम आयंस। ठीक है, जो आपकी किडनीज होती हैं ना वो आपके पास ग्लूटामीन को कन्वर्ट कर रही होती हैं। ग्लूटामीन एक अमाइनो एसिड होता है, इससे कन्वर्ट कर रही होती है इनटू बाइकार्ब और अमोनियम आयंस। ठीक है, और ये प्रोसेस जौन सा है ना आपके पास प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में हो रहा होता है नेफ्रॉन के। ठीक है, अब आपके पास जो क्या नाम है क्वेश्चन क्या था कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस में किडनी जौन सी है ना वो ग्लूटामीन जो कि एक अमाइनो एसिड है उसे बाइकार्ब और अमोनिया में कन्वर्ट कर रही होगी। अब जो बाइकार्ब आयंस है ना वो एज बफर एक्ट करेंगे। ठीक है, वो बफर के तौर पे एक्ट करेंगे और फिर वो जो एसिडोसिस है ना उससे न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है कि ग्लूटामीन जौन सी है ना वो आपके पास किडनीज़ के अंदर
मेटाबोलाइज हो रही होती है इनटू बायकार्ब और अमोनिया। ठीक है, अब जो बायकार्ब है वो जब ज़्यादा उसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी तो वो आपके पास जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है ना, उसमें जो हाइड्रोजन आयंस है उसे पकड़ के कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, और ये एज अ बफर एक्ट करते हैं फिर। ठीक है, व्हाट इज़ द बॉडी रिस्पॉन्स टू एसिडोसिस? तो आपके पास एसिडोसिस में क्या होता है, रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना, CO2 वॉश आउट होगा। फिर रीनल करेक्शन ऑफ एक्यूट हाइपरकलीमिया विल रिजल्ट इन एसिडोसिस। ठीक है, फिर अगला पॉइंट आ जाता है, हाइपरकलीमिया प्रोड्यूसेस एन इंक्रीज इन एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन। हमें ऑलरेडी पता है कि हाइपरकलीमिया में क्या होता है, एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, बाय द एड्रीनल कॉर्टेक्स। एल्डोस्टेरोन एक्ट्स ऑन द डिस्टल ट्यूब्यूल टू इंक्रीज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन एंड एनहांस पोटेशियम एक्सक्रीशन. When potassium excretion in the distal tubule is enhanced, hydrogen ion secretion, which also occurs in exchange for sodium reabsorption, is diminished. ठीक है, तो जो हाइड्रोजन आयंस की सिक्रीशन है वो आपके पास डिमिनिश हो जाएगी, क्योंकि आपके पास सोडियम की जौन सी है वो रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। एज हाइड्रोजन सिक्रीशन डिमिनिशेस द हाइड्रोजन आयन इज रिटेन्ड, और उस वजह से आपके पास एसिडोसिस हो रहा है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट आ जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इफेक्ट ऑफ एसिडोसिस ऑन द बॉडी? तो आपके पास इंक्रीज एस्पिरेशन होती है। वॉलेटाइल एसिड कॉम्पनसेशन आपके पास कैसे होती है, बायकार्ब सिस्टम ऑफ किडनी से होती है। ठीक है, तो वॉलेटाइल एसिड जौन से होते हैं ना, जो आप इनहेल या एक्सहेल कर सकते हो, उसकी कॉम्पनसेशन आपके पास किस तरह हो रही है, क्योंकि वॉलेटाइल एसिड्स है ना वो आप इनहेल कर रहे हो तो उसकी करेक्शन किडनी से होगी, बायकार्ब जौन से ना वो ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द वॉलेटाइल एसिड्स आपके पास बायकार्ब्स जौन से हैं वो ज़्यादा किडनी से रीअब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, तो गाइज़ ये जौन से ना हमारी आज की क्लास थी। अभी मैं मीट पे लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो उसमें जो कन्फ्यूज़न पॉइंट्स हैं ना वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मुझे आप बस 2-4 मिनट दो, मैं मीट पे आ रहा हूँ फिर। ठीक है।